परसेप्शन टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द मैन, ये सब चीज़ें का के कैसा दौरान मैंने देखा है कि मेल बहुत कॉन्शियस है अपने लुक्स के लिए। स्किन, दिस इज द स्किन केयर रूटीन। तो उसमें पढ़ा मैंने, क्लिनजिंग आया, एक्सफोलिएट आया, टोनर आया, एसेंस, सीरम्स, एम्प्यूल एंड बूस्टर, शीट मास्क, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन। फीमेल को एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है क्योंकि उनका हार्मोन उस टाइप से सपोर्ट नहीं कर रहा होता है या चेंजेस दे रहा होता है। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको टोनर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो Okay. पिंपल्स आ जाएंगे। Okay. सिंपल स्किन केयर इज द बेस्ट स्किन केयर, जहाँ पे सनस्क्रीन इज द बेस्ट पार्ट एंड मॉइस्चराइजर, ये दो चीजें बेसिक होती हैं। बट अभी तो बहुत मजेदार बात क्या है कि हम धूप से बच जाते हैं, बट ये आर्टिफिशियल लाइट से नहीं बचते। पहले तो डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी टू डिफरेंट थिंग। इंडियन सिनेरियो का मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको हेल्थ ना लग्जरी लगता है और आईफोन नेसेसिटी। व्हाट इज एक्चुअली रेटिनॉल? और कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि लाइक वीमेन के लिए काफी डेंजरस है। आप देखना, जो बहुत जिम करते हैं उनके बाल भी बहुत कम होते हैं। जितना ब्रेन नहीं काम करता उससे ज्यादा गट काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। एंड वी आर लकी टू हैव वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर इन दिस फील्ड। शी इज़ अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। मैम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, बाकी तो मैम खुद भी बताएंगी। शी इज़ एन MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने डिप्लोमा इन सेंसिटिव स्किन भी किया है फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ एकेडमी, एंड शी इज़ ऑल्सो मास्टर इंजेक्टर फ्रॉम ASI ऑस्ट्रेलिया। अब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमको जानना है, तो वो डायरेक्टली हम मैम से ही सुनेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद मैम। वेलकम मैम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहली बात, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. We are going to talk about the aspects of the beauty also, like why it is so important कि इतना मतलब रिसेंट समय में देखा है कि लाइक ब्यूटी की इम्पोर्टेंस, लाइक द पीपल की जो अटेंशन है टुवर्ड्स दिस ब्यूटी, टुवर्ड्स एस्थेटिक थिंग्स, वो बढ़ी हुई है जी उन सब के बारे में बात करेंगे हम। वो भी बात करेंगे कि इंडिविजुअल स्किन प्रॉब्लम्स जो चीज़ें रिलेटेड है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और हम और भी आगे की चीज़ें लाइक हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वो बात करेंगे। जी। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी स्टोरी जानना है, लाइक हाउ यू केम टू दिस फील्ड एंड ऑल, छोटी सी आपकी जर्नी। अच्छा, तो मैं जब छोटी थी UKG से ऐसे लिखना होता था कि बड़े होके क्या बनूंगी, तो मैंने अपने ऐसे में सदा लिखा था मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। ओके। सो मेरी लाइफ में 12th तक तो कुछ भी नहीं था, सेकंड ऑप्शन था ही नहीं कि कुछ और बनूं। एंड फिर मैंने MBBS क्लियर किया, लाइक एडमिशन लिया प्री मेडिकल्स के थ्रू पटना मेडिकल कॉलेज पटना, जो कि 4th मेडिकल कॉलेज है अनडिवाइडेड इंडिया का, और अभी 4 दिन पहले उसके 100 साल हुए हैं। ओके। एंड देन ड्यूरिंग माई MBBS ईयर मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा स्किन के तरफ हुआ, बिकॉज जब इंटर्नशिप किया तो देखा मैंने कि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आप OPD भी करते हो और सर्जरी भी करते हो, तो इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। एंड ऑफ कोर्स खूबसूरत होना कौन नहीं चाहता और Yeah. खूबसूरत दिखाना कौन नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहती थी लोगों को। तो जब बहुत मेहनत करी तो PG एंट्रेंस में मुझे स्किन एज अ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने को मिला। एंड अगेन मुझे सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज पटना मिला, एंड मैंने वहाँ से MD करा, और MD के एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया, तभी आज MD गोल्ड मेडलिस्ट करती हूँ। फिर मैंने काया ज्वाइन किया, दिल्ली, साउथ दिल्ली का। When was that? It was 2013 when I joined Kaya Skin Clinic GK2, सबसे पॉश Greater Kailash. जी, ग्रेटर कैलाश 2 सबसे ज़्यादा पॉश एरिया, और वहाँ का काया स्किन क्लिनिक was filled with all reputed clients and all the lasers and all. वहाँ करा, साथ में मैंने साउथ दिल्ली में अपनी क्लिनिक को भी शुरू करा अगस्त 2013 में, जिया स्किन केयर क्लिनिक के नाम से, जो कि मेरी बेटी के नाम पे है। ओके। एंड वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद दिल्ली, आज से 6.5 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई, It's 6.5 years. ऑलमोस्ट, बिकॉज 2018 दीपावली के पहले मैं आ गई थी यहाँ। अच्छा।
तो ऑलमोस्ट 6.5 साल हो गए हैं अब मार्च में। तो उसके पहले आप दिल्ली में ही थे? मैं साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ मेरा ओके। क्लिनिक था। उसके साथ में मैं काया को छोड़ने के बाद फोर्टिस स्कॉट्स में एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अटैच्ड थी, ओके। और अलशिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहीन बाग में साथ में मैंने 3.5 साल वहाँ सर्विस दी। मेरा क्लिनिक लगातार वहाँ था। एंड फिर जब हमने डिसाइड किया कि हम छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर हमने वहाँ का क्लिनिक अच्छा। बंद किया एंड मशीनों के You should- साथ शिफ्ट हो गई मैं रायपुर, आप कायम छत्तीसगढ़। में कब थे? 2013। ओके, तो दैट मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड आप उस समय से लेकर अभी भी यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग। हाँ हाउ द थिंग्स हैज इवॉल्व्ड? ये जो स्किन केयर के प्रति लोगों का जो अवेयरनेस है जी या जो कंसर्न्स हैं, वो कितनी इवॉल्व हुई है अराउंड 12 साल की आपके इस जर्नी में? जी। जो मैंने ध्यान दिया है, मैं 15 साल का बताती हूँ, बिकॉज जब मैं रेजिडेंट भी थी तब से वहाँ पे भी बहुत प्रोसीजर्स हम करते थे, सर्जिकली एक्ने स्कार, एक्ने इवैक्यूएशन, विटिलिगो सर्जरीज, इवन आईब्रो ट्रांसप्लांट किया है मैंने अपने आईब्रो पीजी, ट्रांसप्लांट? हाँ पीजी डेज में, और उसके लिए मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिला है, और विटिलिगो सर्जरी के लिए भी। सो हमने बहुत कुछ करा है अपने पीजी डेज के दौरान भी। तो जो ये कॉस्मेटिक वाला प्रैक्टिस है ना, वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय एमडी डेज से है। इवन इंटर्नशिप में भी मुझे मौका मिला था अपनी पोस्टिंग के दौरान कि मैं कुछ इंजेक्शंस और कुछ पील्स कर सकूं। सो इंटर्नशिप से ही थोड़ी इंक्लिनेशन ज़्यादा थी, और पीजी डेज से काफ़ी कुछ करा है। लेजर्स भी थे हमारे कॉलेज में, तो उस वक्त से ही लेज़र ओरिएंटेशन था। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी और लोगों तक पहुंच भी रही थी। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात ये थी कि देखिए, स्किन में क्या होता है ना, कि यदि आपको खुजली है तो आप सुंदर होने का नहीं सोचते हो। तो सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम जिसके ठीक हो जाते हैं, उनका अगला स्टेप होता है कि अब मैं अच्छा दिखूं। और अच्छा इसलिए नहीं दिखूं कि मैं लोगों को दिखूं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छा इसलिए दिखूं कि जब मैं सुबह फेस वॉश करता हूं ब्रश के टाइम में और मिरर में अपना चेहरा देखता हूं या देखती हूं, मैं संतुष्ट हूं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या अच्छी दिख रही हूं। तो बेसिकली ये जो जितना भी हमको ब्यूटिफिकेशन या इम्प्रूवाइजेशन करते हैं हम लुक्स में, स्किन क्वालिटी में, या हेयर टेक्सचर में, या हेयर डेंसिटी में, या किसी भी चीज़ में, करते सेल्फ के लिए है। ओके। वो बंदा खुद चाह रहा है कि वो अच्छा दिखे और अपने लिए अच्छा दिखे, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छा फील करते हो और कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपको पता है कि जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो। और आप जिस भी फील्ड में हो, आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको कोई मीटिंग देना है, इंटरव्यू देना है, आपको पता है कि मेरे बाल सही है, मेरा चेहरा सही है, मुझे मेरे स्किन पे दाग नहीं दिख रहे, या फेस लिफ्टेड है, या बहुत ऑयली नहीं दिख रहा, या जो भी आपका कंसर्न है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो उनको पता है कि मेरा आधा काम तो हो चुका, बिकॉज अब मुझे लुक्स पे अपने ध्यान नहीं देना, अब मुझे अपने सिर्फ वर्क पे ध्यान देना है। तो लोग अच्छा अपने लिए दिखना चाहते हैं। ये ना काफ़ी एक मुझे मतलब ये क्वेश्चंस था मेरे दिमाग पर, एंड यू गेव अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, क्योंकि ब्यूटी को यूजुअली बहुत सब्जेक्टिव, इसके काफ़ी डिबेट हैं, और मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था, देयर आर क्वाइट लॉन्ग वाइड पेपर्स ऑल्सो, कि एक्चुअली में व्हाट इज़ ब्यूटी को सब डिफाइन करना चाह रहे थे, एंड कहते हैं कि इट्स सब्जेक्टिव फॉर एवरीवन। जी बट आपने करेक्ट बोला इस बात को कि ब्यूटी इज़ नॉट फॉर अदर, एंड आई थिंक जो व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, दे विल गेट अ डिफरेंट एंगल ऑफ दिस, कि एक्चुअली में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स भी सबके अलग हैं। फॉर जी। मी समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल मे नॉट बी, और फिर हम उसके भी बारे में बात करते हैं, लाइक इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, ये सब करते हैं। बट वॉट यू हैव सेड इज़ वेरी ट्रू, दैट इट्स ऑल अबाउट अस, हाउ वी फील, एंड द वे वी फील इज़ द वे वी कंडक्ट विद द वर्ल्ड। अपने आप जी को हम वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। हैविंग सेड दैट मैम, जब मैं कॉलेज टाइम में था, देयर वॉज अ लाइक एक प्रकार से व्हाट वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं ना कि आजकल तो मैं देखता हूँ कि मेन प्रोडक्ट्स काफ़ी आते हैं। जब जी। मैं कॉलेज टाइम पे था, तो अगर मैं कुछ एक क्रीम भी लगा लूँ, तो मेरे दोस्त वगैरह लोग उसी का ही काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। जी। हाँ, अब वो कैसे चेंज हुआ है? लाइक ये आपने अभी तक कैसे देखा है, लाइक परसेप्शन टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द मैन, ये सब चीज़ें का कैसा हुआ है?
जी, मैंने जो अभी रीसेंट ईयर्स में प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि मेल बहुत कॉन्शियस है अपने लुक्स के लिए। बिकॉज देखिए, उनकी सबसे ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, उनके सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ कलीग के साथ, बॉस के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ होता है, या अगर वो ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, तो उनकी मीटिंग्स होंगी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑफ वर्कलोड मे बी शायद टाइम न मिले उनको सब कुछ करने का, बट वो चाहते तो हैं कि वो स्मार्ट दिखें। बिकॉज जब आप स्मार्ट दिखते हो, फिट दिखते हो, तो सबसे पहले समझा ये जाता है कि आप क्योंकि अपना ध्यान रख सकते हो तो आप अपने कामों का भी ध्यान रख सकते हो। लाइक आप ओरिएंटेड हो, कहते हैं ना कि आप अगर वेल ड्रेस्ड हो, जूते अगर ढंग से पॉलिश हैं, तो कहा जाता है कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड होगा Yes. और इसका वर्क एथिक्स जो होगा वो अच्छा होगा। सिमिलरली अगर वो बंदा अपना ध्यान रख रहा है, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा है या फिटनेस का ध्यान रख रहा है, बहुत मोटा नहीं है या बहुत बीमार नहीं दिख रहा, स्किन अच्छी दिख रही है, बाल अच्छे दिख रहे हैं, तो वो फिट है और अपना ध्यान रख सकता है, तो अपने काम का भी ध्यान रख सकता है। अब स्किन और हेयर यहाँ क्यों आया? देखिए, स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। स्किन और हेयर, अपेंडेजेस और नेल्स, ये सब एक कंटिन्यूटी की चीज़ है। आप जब भी बीमार होते हो ना, सबसे पहला असर आपकी स्किन पे ही दिखता है। आपकी स्किन डल हो जाती है, Yeah. आप बहुत बीमार हो, आपके बाल झड़ जाएंगे, नाखून कमज़ोर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टूटेंगे। तो पहला इंप्रेशन जो होता है ना, इंसान सोचता नहीं है बट उसका दिमाग जानता है कि इसकी स्किन चमक रही है, मतलब ये स्वस्थ इंसान है। Yeah. हम शादी विवाह भी करते हैं तो क्यों देखते हैं कि चमक कितनी है स्किन की, या जो, क्योंकि वो स्वस्थ है, ताकि अगला जनरेशन जो पैदा हो वो एक हेल्दी माँ से या हेल्दी फादर से हो। देखो, ये सब ना बेसिक इंस्टिंक्ट है अंदर की, हमको शायद थ्योरेटिकली नहीं समझाई गई है, बट इंसान फिल्टरिंग करता है वहाँ पे और उसमें ब्यूटिफिकेशन आता है। आप देखोगे, मोर भी अपना पंख फैला के ही मोरनी को रिझाता है जस्ट टू क्रिएट अ Yeah. प्रोजेनी Yes, नेक्स्ट yes. जनरेशन के लिए। वहाँ पे भी प्रकृति में सुंदरता ही आई है। ये इंसान ही है जो दूसरे को बोलता है, अरे तुम बहुत स्किन केयर करते हो, इतना क्या करने की जरूरत है। प्रकृति में हर चीज सुंदर है। समय आने पे पेड़ भी बहुत सुंदर पत्ते और फूल देते हैं और पक्षी भी हर एक गुण से दूसरे को रिझाते हैं। वहाँ बात सिर्फ रिप्रोडक्शन की आती है तो वो दूसरों के लिए करते हैं। बट इंसान क्योंकि बहुत इवॉल्व्ड एनिमल है, उसका परफॉर्मेंस, और सिर्फ सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं, उसका जो मेंटल परफॉर्मेंस है या जो भी वो फिजिकल परफॉर्मेंस देता है या प्रेजेंटेबल होता है, वो उसके थॉट से आता है। और जब वो थॉटफुली अपने लिए अपने को ग्रूम्ड रखता है, नॉट आर्टिफिशियल, आई वोंट से कि सिर्फ मेकअप करके, बट अपनी स्किन का भी ध्यान रख के, मेकअप ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, बट स्किन का ध्यान रख के, बालों का ध्यान रख के, तो उसको पता है कि वो अपना एक पार्ट अच्छा परफॉर्म कर चुका है। सामने वाला का बेसिक इंस्टिंक्ट में यही आएगा कि अपना ध्यान रखता है तो ये बाकी काम का भी ध्यान रखेगा। हाँ, लेकिन अति में नहीं ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पता चला कि काम भी गड़बड़ जा रहे हैं। उस पर आऊँगा। जैसे कि जी। कहा जाता है, मैं भी पढ़ रहा था, ये स्किन केयर रूटीन पढ़ रहा था मैं। जी। नंबर 1 क्लींजिंग, एक्सफोलिएट, टोनर, एसेंस। मैं पढ़ रहा था, एक लिस्ट ट्विटर पे था कि दिस जी। इज योर स्किन, दिस इज द स्किन केयर रूटीन। तो उसमें पढ़ा मैंने, क्लींजिंग आया, एक्सफोलिएट आया, टोनर आया, एसेंस, सीरम, एम्प्यूल एंड बूस्टर, शीट मास्क, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन। मैंने इतना बोला नहीं फिर होता। उसके बाद काम के लिए कहाँ पर समय? नहीं, इतना नहीं होता है। देखिए, क्या होता है ना कि हर इंसान का ना अपना एक लेवल ऑफ डूइंग होता है। मेल्स को ना बहुत आसान स्किन केयर दिया जाता है। जैसे मैं एक क्लिंजर दूंगी माइल्ड, जितना माइल्ड आप यूज करिए अपने फेस पे, आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, फेस हाइड्रेटेड रहना चाहिए। एक बढ़िया सीरम लगा लीजिए अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए। वैसे मेल्स को टिल द एज ऑफ 50-60 कुछ नहीं चाहिए, उनका हार्मोन इतना तगड़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन की ऑयल बहुत कुछ बढ़िया नहीं चाहिए बनाता है। मीन्स लाइक नो काइंड ऑफ मेकअप? नहीं, they Ma'am, they is will there a- not require moisturizer basically, बिकॉज हॉर्मोन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन की वजह से सीबम एक्टिविटी हाई होती है, इसके कारण मर्दों की स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, ओके। बट औरतों के पड़ती हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होता है। और महीने के 28 दिन में 3 से 4 बार तो हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हर एक पार्ट का एक इमोशनल पार्ट तो होता ही है और एक स्किन पार्ट भी होता है जो चेंज होता है। बट मेल्स क्योंकि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो उनका सीबम एक्टिविटी बहुत होता है, तो स्किन हमेशा ऑयली रहती है। और अगर अगर स्किन बहुत ऑयली रहती है तो वो रिंकल्स कम बनाती है, इसलिए मर्दों Okay. के स्किन में आप देखना झुर्रियां नहीं पड़ती हैं।
वो परेशान ज़रूर रहें कि बहुत चिपचिप रहता है चेहरा, बट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जितना चेहरा ऑयली रहेगा उतना सन का टैनिंग भी कम होगा, क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऑयलिंग एक तरह का आपको नेचुरल प्रोटेक्टेंट है जो भगवान ने बना के दिया है। फीमेल को एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है क्योंकि उनका हार्मोन उस टाइप से सपोर्ट नहीं कर रहा होता है या चेंजेस दे रहा होता है। और ऑफ कोर्स इमोशनल पार्ट भी एक रहता है Yeah. जो कि, और न्यूट्रिशन। सो मेल का स्किन केयर हमेशा बहुत हल्का होता है। जो मेल दोबारा सनस्क्रीन नहीं लगा पाते उनके लिए 8 आवर्स वाला सनस्क्रीन दिया जाता है, ताकि वो अच्छा। एक बार सिर्फ लगा के निकले, हाँ। एक बढ़िया क्लेंजर वो भी करे मैं भूल और जाता हूँ। रात का एक सीरम करे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं देती मैं। बट हाँ, अगर कोई कर सकता है या स्किन में बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तब फिर आपको मल्टीपल स्टेप्स मिलेंगे। बट आपने जो स्टेप्स बोले ना, इतना नहीं करते, क्योंकि Yeah. आपको हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना होता है। आपको टोनर की ज़रूरत नेचुरली नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस कि आपका बहुत ऑयली स्किन है और पोर्स बहुत खुले हुए हैं। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको टोनर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो Okay. पिंपल्स आ जाएंगे। ओके। और एसेंस और सीरम, देखो क्या होता है ना कि सम टाइम बहुत सारी चीज़ें ना मार्केट में मिल रही होती हैं और लोग लगाना भी चाहते हैं। आई थिंक मतलब अदरवाइज मुझे सिंपल स्किन केयर इज द बेस्ट स्किन केयर, जहाँ पे सनस्क्रीन इज द बेस्ट पार्ट एंड मॉइस्चराइजर, ये दो चीज़ें बेसिक होती हैं। आपसे बात करके यही तो अब एक चीज़ तो अभी से क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया एडवाइस पे ज़्यादा ना जाए। जी। वी शुड मीट वर। मैम, ये एक वर्ड है लाइक स्किन केयर एंड मेकअप, जो दो टर्म्स होंगे, स्किन केयर एंड मेकअप। हम लोग इसको जब नॉर्मल लैंग्वेज पे हम इसको काफ़ी इंटरचेंज करते हैं। जी, आई थिंक डिफरेंस होंगी ना दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा। देखिए, स्किन केयर जो होता है ना, वो आपकी नेचुरल स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल दिखाने की टेक्निक है। कि जब हम चेहरा धो के बाहर निकले या नहा के बाहर निकले तो कोई हमको देखे तो हमारी स्किन अच्छी दिख रही है, दैट इज़ कि जब हम रॉ लेवल पे हैं तो बहुत अच्छी स्किन है। मेकअप है कि जब अब हर वक्त तो स्किन हर वक्त अच्छी नहीं दिख सकती, कभी सीजनल चेंज होगा, कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कुछ परेशानी के कारण। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण स्किन में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर वक्त स्किन फ्लॉलेस नहीं दिखती। अगर मेकअप उसको बोलते हैं कि अगर कुछ ब्लेमिशेस हैं, कुछ कहीं पे कुछ डिफेक्ट है या कुछ है, हम उसको कवर अप कर दे, सो दैट हमारा जो स्पेशल डे है या कोई भी दिन, उस दिन हम बहुत अच्छे दिखे। स्किन केयर आता है कि हम नेचुरली अच्छे दिखे, सो दैट अगर हमको बिल्कुल कुछ लगाने का दिल नहीं हो, सिर्फ सनस्क्रीन लगाने का मन हो, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, तो भी हमारी स्किन अच्छी हो। तो स्किन केयर इज बेसिकली नॉट only for spots and wrinkles, it is for hydration, tissue turgor, so that जब बहुत ठंड पड़ रही हो तो आपको ड्राई डर्माटाइटिस नहीं हो जाए। स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। स्किन केयर में मॉइस्चराइजर भी आता है, स्किन केयर में सनस्क्रीन भी आता है, स्किन केयर में क्लिंजर भी आता है। हर वक्त सिर्फ दाग हटाना, रिंकल हटाना नहीं आता, हर एक चीज़। तो बेसिक स्किन केयर में क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन ही आती हैं। यही तीन चीज़ें हैं बेसिक स्किन केयर, मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन। ये सिर्फ तीन चीज़ें ही बेसिक स्किन केयर है और ये सबको करनी चाहिए। ओके। इसके ऊपर जो भी स्किन केयर आता है ना, वो फिर पर्टिकुलर किसी कंसर्न के लिए आता है। मान लीजिए आपको झाइयाँ हैं, तो अब झाइयाँ हटाने के लिए आप कुछ करोगे, झाइयाँ नहीं आए इसके लिए करोगे, दो चीज़ें हो जाएंगी। मान लो डार्क सर्कल है, तो पहले डार्क सर्कल का कारण जानेंगे, फिर वो कारण हो सकता है आई के अराउंड हो सकता है सर पे हो। लाइक स्कैल्प कैन ऑल्सो गिव यू डार्क सर्कल्स। स्कैल्प कैन आल्सो गिव डार्क सर्कल। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली डार्क सर्कल जो जेनेटिक होते हैं ना, बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज स्किन पे होते हैं और सिबोरिक ब्लेफराइटिस के कारण होते हैं। आप उसका सिबोरिक ब्लेफराइटिस ठीक करो, पेशेंट का 50% डार्क सर्कल तो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो सम टाइम यू शुड नो कि कारण कहाँ है। बहुत बारी आप देखना कि लोग ना यहाँ पे फोल्ड्स बन रहे हैं, नाज़ोलेबियल फोल्ड बन रहे हैं, तो फिलर इधर डला लेते हैं, जबकि प्रॉब्लम चीक्स की है। ये जो प्रोमिनेंट दिखता है उसे कहते हैं हम नाज़ोलेबियल फोल्ड। नोज और लिप के बीच का फोल्ड है, तो नाज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं। ये जो फोल्ड बनता है वो उसका कारण ये नहीं होता। उसका कारण होता है जब यहाँ की हड्डी या तो कम है या यहाँ का फैट कम है, तो कारण यहाँ ट्रीट होता है। वैसे ही जब डार्क सर्कल यहाँ होता है तो हमको कारण भी पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक टाइप के कारण में ना स्कैल्प इज द कल्प्रिट। What happened with the scalp? सिबोरिक डर्माटाइटिस यूजुअली होता है, जहाँ पे फंगल स्पोर्स होते हैं, अच्छा, जो कि सिबोरिया कैपिटिस कराते हैं, एंड सिमिलरली वो सिबोरिक ब्लेफराइटिस कराते हैं। उन लोगों में यूजुअली देखा गया कि उनको हल्की खुजली होती है आंखों पे, लैशेस कम रहेंगे, पिंक रहेगा, और यहाँ पे बहुत स्किन मोटी और रिंकल्ड रहेगी, और बहुत बड़ा सा काला रहता है।
उस केस में यहाँ की एलर्जी अगर ठीक करते हैं और बैरियर रिपेयर क्रीम्स अच्छे देते हैं और क्लिंजर एकदम हल्का और नेल पेंट्स नहीं लगाते हैं, आधा डार्क सर्कल उधर ही ठीक हो जाता है। बाकी आप फिर क्वालिटी ऑफ स्किन के हिसाब से ट्रीट करते हो। तो कभी कभी चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट दिखती हैं ना उतनी होती नहीं है, अगर आपको पता है कि वो हो क्यों रही हैं। हमारे इंडियन सेटअप पे वैसे तो मैं मानूंगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस, बट यूजुअली मेकअप एंड अदर थिंग्स एक तो इसको प्रोफेशनल वाइज लेते हैं। दे थिंक इज सेलिब्रिटी एंड मॉडल्स दे शुड गो इन टू दिस एंड आम लोग अब मैंने देखता हूँ कि या यंग पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस। अभी तक मैम इंडिया में जो ब्यूटी जो होती है ना उसको भी आप आई थिंक आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट लुकिंग फेयर, isn't that? What's your view in this? Is it true or not first? थोड़ा तो है कि बहुत झुकाव है रंग साफ होने पे, बट लोगों को ये समझना है कि इंडिया जिस एरिया में पड़ता है, लाइक अर्थ के टुवर्ड्स इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, In the तो tropical सूरज, area. हाँ, तो सूरज की रोशनी इस टाइप से पड़ेगी कि वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी टाइम के लिए पड़ेगी, बट सीजन वेरिएशन होता है, बट वो पड़ती तो है। और मेलानिन का जो काम होता है ना वो आपके अंडरलाइंग जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कैंसर से बचाना होता है। Okay. तो भगवान ने तो फुल प्रूफ बना के भेजा है इंसान को कि भाई तुमको धूप ज़्यादा पड़ रहा है और तीखा धूप है, लाइक हार्श धूप है, तुम्हारी स्किन की कलर इतनी अच्छी रहेगी ना कि तुमको कैंसर नहीं होगा। Okay. ताकि जो भी स्किन सन रेज आ रहे हैं वो स्किन के मेलानिन से फिल्टर हो जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए या अब्जॉर्ब हो जाए, वो नीचे के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करे, सो दैट तुम अपना डेली का काम कर सको। अब होता क्या है कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा अफेक्शन चला जाता है फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ, तो और यूजुअली शादी के दौरान फीमेल्स का ज़्यादा ऐसा रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़के ऐसा ज़्यादा सोचते हैं, बट मुझे लगता है लड़कियां ऐसा ज़्यादा सोचती हैं कि उनको गोरे ही रहना चाहिए। फेशियल फीचर बहुत मैटर करता है, जिसको कहते हैं ना चेहरे में पानी होना। लाइक समटाइम यू मे बी ऑन वीटिश साइड बट चेहरे में पानी बड़ा अच्छा होता है, एंड समटाइम यू मे बी वेरी फेयर एंड चेहरे में पानी नहीं है, फेस कट कुछ नहीं होता। ये एक बड़ा नॉर्मल टर्म है जब बोला जाता है कि इसके चेहरे में बड़ा पानी है, मतलब तुम्हारा नाक नक्स इज वेरी गुड, बट फिर भी अफेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन में होता है। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो मेलानिन है ये हमको एक्चुअली बचा रहा है। अगर नहीं होता तो हम बहुत सारे कैंसर्स से अफेक्टेड रहते। और अब ना हम घर के अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, बट जेनेटिकली तो हम जंगल में होते, पेड़ पहाड़ कंदरा कहीं होते, जेनेटिकली तो बने हम उसी के लिए थे। अब हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं उतना हम टैनिंग कम भी कर पाते हैं, इसीलिए तो फोटो प्रोटेक्शन रहता है कि सनस्क्रीन लगाइए। बट अभी तो बहुत मज़ेदार बात क्या है कि हम धूप से बच जाते हैं, बट ये आर्टिफिशियल लाइट से नहीं बचते। तो ये जितनी लाइट से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कंटिन्यूसली दे रही हैं, सो जब भी हम घर में भी हों, टीवी देख रहे हो, या आजकल का तो फ़ोन भी बड़ा है, टैबलेट बड़ा है, टीवी बहुत बड़े हो गए, और हमेशा आर्टिफिशियल लाइट रहता है, तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया है। तो हम टैन घर के अंदर भी हो सकते हैं। यू मीन टू से मतलब एज गुड एज हमको ये सनरेज मिल रहा है? Is it like हाँ, that? देखिए सन जो है ना वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है Okay. अपने साइज के हिसाब से। बट हम गर्मी की वजह से तो रहते नहीं है धूप में, हम रहते हैं अंदर एसी चला के। बट हमारा एक्सपोजर टाइम आप देखिए, सूरज तो 6 बजे निकलेगा, 6 बजे चला डूब भी जाएगा, 12 घंटे में काम खत्म। बट हम क्या करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे, लाइट ऑन करेंगे, फ़ोन में रहेंगे, टीवी में रहेंगे, रात के 2-3 बजे तक हम फ़ोन एकदम ऐसे सटा के रखेंगे। एंड फिर कहेंगे अरे डॉक्टर ये दाग क्यों आ रहे हैं, अरे मुझे तो कभी नहीं हुआ, मेरी मम्मी को नहीं हुआ, बट मुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि मम्मी फ़ोन नहीं देख रहे, मम्मी टाइम से सो रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर है। अब ये बहुत लो ग्रेड का है, लेकिन आप ये देखो कि आपकी लाइफ में ये कितनी ज़्यादा देर चल रहा है। Yes, the exposure time is long. एंड आप पहले हम कहते थे ना टीवी से 10 फीट दूर रहो। हाँ. 20 इंच का टीवी होता था तो 10 फीट। Yeah. आज के दिन में 60 इंच का टीवी होता है और लोग 10 फीट दूर भी नहीं बैठते, घुस के बैठते हैं, बिकॉज टीवी तो बड़ा लेते हैं बट रूम बड़ा नहीं होता। हाँ. तो ये भी है। फिर फोन एकदम यहाँ होता है और जब हम सोए होते हैं तो ऐसे होता है ना, एकदम सटे रहते हैं। तो रेडिएशन तो है। और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या इंटरनेशनल कंपनीज में है, MNCs में, जिनका काम ही रात का है,
तो वो तो धूप में भी नहीं निकलते, बट Yeah. पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइट ही, ऑफ कोर्स बैड लाइफस्टाइल भी आपको बहुत सारी चीज़ें हील नहीं होने देता। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपका पिगमेंटेशन आ सकता है, डलनेस आ सकती है, स्किन कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी काली दिखती है, Oh, is that? दैट इज़ मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन, है ना। और बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो वेलवेटी भी दिखेगी, अकैंथोसिस निग्रिगेंस। What is velvety? बहुत लोगों के आप गर्दन पे देखते होगे, बड़ा अजीब सा दिखता होगा, और बहुत मस्से या हाँ, स्किन हाँ, छूने हाँ, हाँ, लगता होगा कि स्किन बड़ी मोटी सी है, अजीब सी। मैल नहीं होता, वो स्किन Okay. मोटी हो जाती है, Okay. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो स्किन को भी बढ़ाते जाते हैं। अच्छा। तो उस केस में मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन, पहले मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन शुरू होता है, कभी कभी B12 डिफिशिएंसी में भी आप डार्क दिखोगे। मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन मीन्स समथिंग जो हम खाना हाँ, जो हमारे मेटाबॉलिज्म डाइजेशन के से कारण। जो रिलेटेड है। नहीं, अब मान लीजिए मैं दिन भर क्लिनिक में पेशेंट देखती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चलती, तो मैं चीनी नहीं भी खाऊंगी तो भी मुझे मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन आएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चलती, मेटाबॉलिज्म की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द डाइट। ओके ओके देखिए, ओके। होता क्या है ना, पहले के ज़माने में लोग बहुत खाते थे, हाँ हाँ। अब अभी से बहुत ज़्यादा डाइट थी, बट वो फिर चक्की चलाते थे, ओखल में कूटते थे, हल चलाते थे, या बहुत दूर तक जाते थे पैदल, और स्टामिना भी रहती थी, गर्मी में जा सकते थे। अभी हमको 2 मिनट बोल दो मार्केट जाने या थोड़े दूर, नहीं जा पाएंगे बिकॉज हमारी स्टामिना ख़त्म है। तो चलना कम हो गया, तो हमारा ज़रूरत नहीं है शरीर में, तो ब्लड शुगर बढ़ते रहता है। तो सिमिलरली वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, एंड क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया नेचुरल शुगर को अपने मसल्स के द्वारा, तो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस करता है। स्किन पे जो दिखता है वो अकैंथोसिस दिखता है, स्किन टैक्स दिखते हैं, गर्दन पे बहुत सारे मस्से जो हो जाते हैं वो दिखते हैं, और ये मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन मैंने दिखता लाइक है। मिड लाइफ लाइक आफ्टर 40s वालों में बहुत नोट करता हूँ। हाँ, बिकॉज मिड-40s इज़ अ टाइम ना जब लोग अपने करियर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति बहुत काम कर रहे होते हैं और अपने को इग्नोर करके कर रहे होते हैं, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, उनका करियर बनाना है, घर में पैसे भी चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज में उनका फीस देना है, तो वो सेविंग वेविंग चलती है, बट सिर्फ आप कमाने पे ध्यान देते हो। प्रायोरिटीज ऑल अबाउट। हाँ, और वाइफ अगर बोलेगी कि आप घर कब आओगे, खाना खाया क्या, तो तुम लोग को तो खाने पे पड़ी है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली टाइमली खाना या एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम तो करना ही है, और बेसिक लॉजिक भी लोग नहीं समझते कि इंसान धरती पे पैदा हुआ है, तो ऑफ कोर्स साइंस के हिसाब से रिप्रोडक्शन करने के लिए, बट एक सिंपल समझिए, अगर जी रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट खाना खाना है, खाना खाने के लिए कमाना है, कमाने के लिए वो बेचारा 2 साल की उम्र से ABCD पढ़ता है, तो पूरे मेहनत में बेसिक काम तो खाना ही खाना है। ये तो रिवर्स हो रहा है, हमको पढ़ाना है बच्चों को, इसलिए कमाना है। हाँ, तो जब बेसिक काम खाना खाना है और इंसान अपने काम के दौरान सिर्फ खाने को इग्नोर करता है, या ट्रू। तो जबकि हम इतना जो तामझाम कर रहे हैं वो सिर्फ खाना, कि हमको भोजन मिले तो हम जिंदा रहें, ताकि अपना जो इवोल्यूशन है लाइक सस्टेन कर पाए अपनी स्पीसीज को। साइंस में वो कहते हैं ना द फिटेस्ट थ्योरी, की जो फिट है वही आगे सस्टेन करता है, इवोल्यूशन में जो रह पाएगा वही आगे बढ़ेगा, तो उसमें खाना खाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि जिंदा रहोगे। एंड लोग पैसे कमाने के चक्कर में खाने को छोड़ के बाकी सब काम अच्छा करते हैं। मैं इस चीज़ का ये अंडरस्टैंडिंग निकाल पा रहा हूँ कि लाइक हमारी इनर हेल्थ का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है आवर स्किन, इज इट? एक्चुअली ओके। हम अंदर क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो तो बीमारी के रूप में या ग्लो के रूप में दिखता है, हम क्या सोच रहे हैं ना, वो भी आपकी स्किन पे दिखता है। सो आई कैन तो रीड पेशेंट का चेहरा का एक्सप्रेशन एंड स्किन क्वालिटी, एंड आई कैन टेल कि तुम बहुत टेंशन ले रहे हो ना, एंड दिल से नहीं, मैंने कहा नहीं तुम्हारी स्किन बता रही है, देन दिल से हाँ बहुत दिन से टेंशन चल रहा है, बिकॉज स्किन पे ना हर चीज़ का असर पड़ता है। आप अभी अच्छा फील करो और अभी मान लो एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो, आपका स्किन का ग्लो सडन खराब होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको क्विक फिक्स कर सकते हो कि बाहर से हमने ट्रीटमेंट करे तो स्किन बहुत अच्छी होगी और घर में हमने कुछ नहीं ध्यान दिया। सो इट इज़ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी स्किन में ग्लो चाहते हैं, हमारा 2 तरफ से एफर्ट चलेगा। एक, जो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या लेजर्स कर रहे हैं,
या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या पील कर रहे हैं या कुछ भी वो बता रहे हैं कि ये करना चाहिए। उसके अलावा हम घर में कितने समय सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, खाना फल सब्जी जो भी खाना चाहिए हमको घर का वो खा रहे हैं कि नहीं, और हम सोच कैसा रहे हैं, क्या हम हमेशा दुखी रह रहे हैं, वो वाला एटीट्यूड भी रहेगा तो भी हमारी स्किन डल रहेगी, बाल अच्छे नहीं रहेंगे, डार्क सर्कल्स रहेगा। तो ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी आंखों में दिखता है, स्किन पे दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड है। एक अभी कुछ समय पहले की बात है, लाइक माई स्टाफ ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसने मुझे कहा कि सर आज आप बड़े अलग दिख रहे हो, यू आर लुकिंग बिट डिफरेंट देन अदर डे ऑन अ गुड नोट, लाइक अच्छे दिख रहे हो। मैं ना एनालिसिस करना शुरू किया कि क्या अच्छा हुआ। इज़ इट लाइक कि मैंने डाइट में कोई मेजर चेंज किया क्या, या कुछ वर्कआउट से। मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया उस दिन कुछ अच्छे से स्लीप लिया था मैंने। ब्यूटी स्लीप, या you know? अच्छा, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी स्लीप। हाँ, सो यू नो जब भी आपका मेजर कोई फंक्शन हो, दुल्हन के लिए खास के बोला जाता है कि भाई ब्यूटी स्लीप ले लेना। तो समटाइम अच्छा। क्या होता है ना, नई नई शादी, लाइक शादी सेट हो गई, आपके पास फियांसे का नंबर है एंड आप रात भर बात करोगे। ओके। तो मुझे दुल्हनों को बताना पड़ता है कि देखो भाई तुम ना प्लीज रात में ज्यादा बात नहीं करना, बिकॉज उनकी स्किन पे कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, तुम्हारा डार्क सर्कल आ जाएगा, एंड यू शुड टेक ब्यूटी स्लीप्स। 8 आवर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं ना। ओके। 10 बजे सोएंगे तो मेलाटोनिन भी रिलीज होगा, आपका कॉर्टिसोल भी लो रहेगा और आप सुबह फ्रेश उठोगे। अब नॉर्मल टाइम्स भी नहीं, सर्काडियन रिदम को फॉलो करना होता है बॉडी के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या दैट मींस शूट डे मुझे ब्यूटी स्लीप लेकर आना चाहिए। बिल्कुल, और हाइड्रेशन भी। या लेकिन आजकल जब स्किन केयर के बारे में मैं सुनता हूँ, मतलब जितना मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। इंटिमिडेटिंग इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। वो जैसे हमने बात किया इतनी सारी चीज़ों का, सो इज़ इट लाइक दिस कि इतने, तो डर ये होता है कि इतने सारे जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, इतनी सारी एप्लीकेशंस करेंगे, क्योंकि देखिए मैम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट इंडियन माइंडसेट में इट इज़ द लाइक अ लास्ट रिसोर्ट या एक लग्जरी माना जाता है। इसमें हमारे यहाँ तो हम ये सोचते हर चीज़ पहले ट्राई करेंगे, लेकिन या तो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हम डरते हैं। वेयर इज दैट स्वीट स्पॉट एक्चुअली? अच्छा, द प्रॉब्लम इज दैट ना, पहले तो डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी इज टू डिफरेंट थिंग। डर्मेटोलॉजी मीन्स यू नो स्किन, नाउ यू बीन डूइंग कॉस्मेटिक थिंग्स। ओके। बट जो सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, यूजुअली डेंटिस्ट होते हैं, होम्योपैथ होते हैं, उनको स्किन नहीं पढ़ा रहता है। ओके। बट वो उनको फिलर विलर करने का बहुत मन करता है तो वो करते हैं। नाउ द बेस्ट वे, मतलब सबसे बड़ा क्वैकरी जो चल रहा है मेडिकल फील्ड में, वो डर्मेटोलॉजिस्ट को मिमिक करना चल रहा है। पहले झोलर छाप डॉक्टर होते थे, आजकल लेजर छाप डॉक्टर्स होते हैं। ये मैंने टर्म बनाया अभी। दैट्स ग्रेट वन। सो ठीक है, मान लीजिए आपको अगर हार्ट पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीट कराओगे, ना कि किसी और के पास जो कि सिर्फ ईसीजी इको करता हो। सिंपल लॉजिक फंडा है। खैर ये अलग बात है। नाउ कमिंग टू कॉस्ट, इंडियन सिनेरियो का मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको हेल्थ ना लग्जरी लगता है और आईफोन नेसेसिटी। सो वो हर साल 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन EMI पे खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उनको लगा रहे डॉक्टर ने तो ले लिया। डॉक्टर ने नहीं लिया, डॉक्टर ने बोला घर का खाना खाओ, फल सब्जी खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम से उठो, टाइम से सो, टेंशन मत लो, थोड़ा वॉकिंग करो, योगा करो। ये आप बचपन से करो, 20 साल की उम्र से करो, या जब जागे तब से करो, लाइक 40 साल की उम्र में समझे। डॉक्टर ने तो सदा बोला कि आप ढंग का खाना खाओ, बाहर का नहीं खाओ, सिगरेट मत पियो, अल्कोहल मत पियो, है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये चीज़ें तो हेल्थ की इन्वेस्टमेंट थी जो आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट करते, बट आपने नहीं किया। अब ये वाली बात होगी कि आपके पास जो गाड़ी है, मान लीजिए आपके पास ऑडी है या जिसके पास मारुति है, तो उसमें कहते हैं ना 5,000 किलोमीटर पे पहली बार सर्विस सेंटर लाओ, 50,000 किलोमीटर पे एक बार लाओ, इसका इंजन ऑयल बदलो, इसका टायर में हवा चेक कराते रहो, पेट्रोल भरते रहो। आप कभी पेट्रोल की जगह केरोसिन तेल भरा है? नो। बट अपनी बॉडी में जो कि करोड़ों अरबों खरबों की है, जो कभी भी आप दूसरी नहीं ले सकते हो, भगवान ने बना के भेज दी, दैट्स द अल्टीमेट एसेट। तो आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो। अच्छा,
कार्बोरेटर में कचरा जम जाता है तो उसको साफ कराते हो ना, बट इधर तो कचरा जमता है तो और डालते हो अंदर। दूसरे, इंजन गर्म हो गया, रेडिएटर में ठंडा पानी डालो, कूलेंट डालो, बट दिमाग गर्म हो गया तो रेस्ट लो नहीं। रेस्ट ले लो, रिलैक्स करो, छुट्टियां लो, आराम काम हर हराम है वक्त कहा मत जाता है करो, हमारे सोसाइटी हर में। चीज़ का प्रेशर मत लो। तो आपने अपने बॉडी को एक्चुअली मिसयूज़ किया। अब क्या होगा, मशीनरी इतनी तगड़ी है ना आपके शरीर की कि वो खट 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 कर भी रही है ना, घुटनों में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप मूव लगाओगे, झंडू बाम लगाओगे, या बगल के दुकान से जाके कुछ लेके आओगे, क्योंकि डॉक्टर बहुत महंगा है। बट कार को सर्विस सेंटर ले जाओगे, उसको पिकअप एंड ड्रॉप भी कराओगे कि भाई मुझे नहीं दिक्कत हो। आपको जब भी अच्छा खाना खाना होगा 5 स्टार होटल में जाके खाओगे, पीवीआर्स में मूवी देखोगे, फ़ोन तो आईफोन के नीचे नहीं रखोगे। आप देखो, पैसे आप खर्च कर रहे हो, बट जहाँ करना चाहिए ना वहाँ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नॉन डिमांडिंग है बॉडी। बट जिस दिन डिमांड करना शुरू करती है ना बॉडी, उस दिन बढ़िया से डिमांड करती है, क्योंकि अब आपने इसका केयर नहीं करा। आप घर भी बनाते हो तो रोज़ पोछा लगवाते हो, सीलन आती है प्लास्टर करवाते हो, एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस। व्हाई नॉट योर बॉडी? आपको 60 साल में अगर आप पहली बार आप ढंग से बीमार पड़ ही गए और आपने लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर दिया, तो आप ये सोचो आपने 60 साल खर्च नहीं किया, समय भी नहीं खर्च किया, है ना। आपने उसको शांति नहीं दी, उसको रेस्ट नहीं दिया, आपको उसमें भी उसको रगड़ना है, और खुद नहीं रगड़ रहे हो तो दूसरों को रगड़ना है, परिवार वालों को भी वैसे ही परेशान किया हुआ है। तो लाइफ को ईजी रखा ही नहीं, हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। एक घर से संतुष्टि नहीं तो 2 घर चाहिए। बट ये देखो कि जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारा ये जो घर है, हमारी आत्मा जिसमें रहती है, वो अकेला है। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ रिफॉर्म नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस आपके बॉडी को इम्प्रोवाइज करता है, मान लो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करता है। अब आप सोचो कि आप मान लो 10 करोड़ की गाड़ी भी रखते हो, तो भी उसकी सर्विस सेंटर में जाओगे तो 10-15 लाख रुपए खर्च होंगे। आपके पास जो गाड़ी है तो 10 करोड़ की भी नहीं हो तो पता नहीं कितने ट्रिलियंस जो भी सबसे बड़ा होता है ना, शंख महाशंख वाले नल नील जो जाते हैं, वो उतने की है। उसका सर्विस सेंटर तो बहुत सस्ता है, और आपने इग्नोर भी जबरदस्त किया हुआ है, और आपकी गाड़ी आपके साथ 100 साल भी चलेगी। आप ये देखो, तो अगर आपने मेंटेन नहीं किया कोई चीज़ तो खर्च तो होगा ना। कमिंग टू क्या होता है ना, लोगों ने टेक इट ग्रांटेड रखा है कि हेल्थ ना या तो सरकार फ्री में देगी, वो सरकार की जिम्मेदारी। भाई पैदा तुम अपने शरीर के साथ हुए, सरकार की जिम्मेदारी क्यों होगी? आप ध्यान दो। सरकार जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए देख लेगी, बट आप तो ध्यान दो, इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी, क्योंकि खराब भी आप ही ने किया है। अब आज के दिन में अगर स्किन खराब होके आता तो आपने जो ये वेटनोवेट, कोर्टिडम, फोर्डम, स्किन लाइट, पता नहीं कौन कौन सा शाइन, कौन रूप मंत्र क्या क्या लगाया, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या मार्केट में इसका मिला उसका मिला। आजकल तो इतने कंपनीज है ना कि क्या लगा के आते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। मैंने कहा भाई कॉम्पोजिशन समझ ही नहीं आ रहा, बताओगे तब तो मैं बताऊंगी कि ढंग का चीज़ लगा भी रहे हो कि नहीं। आप अपने मन से जो मन में आता है खरीदते हो, लगाते हो। अब आपने जब डैमेज कर दिया है तो डैमेज रिकवरी विल टेक टाइम। सिंपल स्किन है, बचपन की स्किन है, आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाते रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जॉनसन बेबी क्रीम लगाते हैं, और 40 साल की उम्र में भी आके मुझे बोलते हैं मैं तो सिर्फ जॉनसन बेबी क्रीम लगाती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करते हो। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम बेसिक मॉइस्चराइजर अच्छा लगाया है और स्किन अच्छी रहती है। बट अगर उसने बहुत कुछ घरेलू नुस्खे किए हों कि टूथपेस्ट भी लगा लिया, खाने वाला सोडा भी लगा लिया, अब तो स्किन आप डैमेज कर चुके हो। अब डैमेज का रिपेयर विल टेक टाइम, प्लस देयर विल बी सडन हिडन कॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने स्किन खराब करी है पिछले 10 सालों में। आप डॉक्टर के पास आके बोलते हो कि मेरे को तो 1 ही महीना का टाइम है, मेरी शादी सेट है, मेरी स्किन ठीक कर दो। तो पहला, एक नॉर्मल स्किन को ठीक होने में 8 से 9 महीने लगते हैं। कुछ कंडीशंस में पिगमेंटेशन खत्म करने में क्रीम्स के साथ 2.5 से 3 साल लगते हैं। कर सकते हैं हम लोग। बट आप मुझे अगर वो 2.5 से 3 साल का समय नहीं दे रहे हो और चाह रहे हो कि मैं 1 महीने में ठीक करूं, तो 1 महीने में ठीक होने के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं। बट अब वो कॉस्टली होंगे, क्योंकि उसको स्किन को डैमेज नहीं करना, अच्छा करना है, बट टाइम ड्यूरेशन उसका कम है, तो वो आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी चल रहा है ना, तो सिंपल क्रीम के साथ हम ठीक हो सकते हैं। बट आपने समय नहीं दिया है मुझे, तो अब आएगा लेजर्स, अब आएंगे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। अब लोग क्या सोचते हैं, मतलब मैच्योर स्किन की बात करती हूँ मैं,
कि अब मैं 50 की हो गई हूँ तो नाइट सीरम कोई लिख दीजिए, नाइट क्रीम लिख दीजिए। नाइट क्रीम तो 25 साल के लोगों की है। ओह, एंटी एजिंग का मतलब है हम एज नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ, अब आप 50 साल में मुझसे एंटी एजिंग स्किन नहीं ले सकते हो, लाइक स्किन। उसके लिए आपको रिजुविनेशन वाले पार्ट में जाना है कि आप एज कर चुके हो, आपकी स्किन अब लटक चुकी है, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, अब हमको इसको रिजुविनेट करना है। ओके। मतलब टाइम मशीन में हम 10 साल अब पीछे जाएंगे, तो टाइम मशीन तो सस्ती होगी नहीं। बट हो सकता है, मतलब हो सकता है भी सस्ती नहीं, कैन लाइक हम वी वो कैन वापस अचीव, हाँ 10 साल पहले वाली स्किन। हम 20 साल पहले वाली भी जा अच्छा। सकते हैं, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, बट उसमें देखिए डॉक्टर्स जिनके पास एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस है, लेजर्स है, इक्विप्ड हैं और जो नॉलेजेबल भी हैं, वो आपकी स्किन को नेचुरली यंग एज का कर सकते हैं Okay. विदाउट बोटॉक्स एंड फिलर्स। ऐसा हमको भरने की ज़रूरत नहीं है या मसल पैरालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं जहाँ पे सैगिंग है, रिंकल्स है, या हम स्किन स्टिमुलेट करके विथ लेजर्स एंड मशीन्स जहाँ पे आपकी स्किन में कुछ आर्टिफिशियली नहीं डाला। आप जितनी बार करोगे उतने यंग होते जाओगे। अब आप बोलोगे कि नहीं मैडम मैं तो 3 ही बार करूँगी या करूँगा, तो 3 बार में 3 बार जैसा रिजल्ट आएगा, सो यूल बी लाइक 5 ईयर बैक और 10 ईयर बैक। जैसी मशीन यूज़ करी, लाइक बहुत अच्छी करी तो ज़्यादा एंटी एजिंग हर डेप्थ की होती है, बिकॉज कितने डीप हमको स्किन को चेंज करना है, तो धीरे धीरे रिमॉडल होती है। एंड ऑफकोर्स उसके साथ डाइट होगा, सप्लीमेंट्स होगा। अब सप्लीमेंट्स भी महंगे आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि जो नेचुरली प्रेजेंट डाइट में आपके सप्लीमेंट होते वो तो आप खा ही नहीं रहे हो, और खा 1-2 साल से तो नहीं रहे हो, 25-30 साल से नहीं खा रहे हो, तो बैकलॉग है, तो बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग क्लियर हो रहा है पहले, और साथ में आपकी डाइट आप इम्प्रोवाइज करो, सो दैट हम जब ट्रीटमेंट बंद करें तो आपकी डाइट उसको मेंटेन कर ले, लाइफस्टाइल मेंटेन कर ले। बट व्हाट पीपल विल डू, कुछ दिन करेंगे जब तक प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, 1-आध महीने करेंगे, फिर दिल से अभी तो ठीक लग रहा है, फिर 1 साल बाद अरे मैडम फिर से वैसे ही हो गया, तो दिस इज लाइक उनका कंप्लायंस खराब है। सिमिलरली ना एक्जिमा में भी होता है। ओके। सो एक्जिमा एज अ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, लोग कहेंगे अरे एक बार एक्जिमा हो गया तो हमेशा व्हाट इज हो गया। एग्जैक्टली एक्जिमा? एक्जिमा इज अ वेग टर्म। ओके। किसी भी डर्मेटाइटिस को एक्जिमा बोलते हैं, अक्यूट डर्मेटाइटिस को अक्यूट एक्जिमा, और क्रॉनिक डर्मेटाइटिस को वो क्रॉनिक एक्जिमा। मतलब वो ड्राई रहेगा, ड्राई एक्जिमाज रहेंगे और वेट एक्जिमाज रहेंगे। और एक्जिमाज होते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या बैरियर डिफिशिएंट रहती है, तो और आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करो, आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है कि आपका फॉस्फोलिपिड लेवल अच्छा रहे स्किन में, तो हमारे स्किन का एक नेचुरल लेयर होता है। आप ऐसे समझो कि आपके सेल्स हैं, तो दीवार है, दीवार की ईंटें हैं, ईंटों के बीच में सीमेंट है, तो वो कनेक्शन है, एंड उसके बाद पुट्टी एंड प्लास्टर करते हो एंड देन पेंट कर देते हो, यू हैव अ स्मूथ स्किन। बट अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं दे रहे हो तो दीवार से प्लास्टर हट गया, ईंटों के बीच का सीमेंट हट गया, अब कोई भी कीड़ा मकोड़ा छिपकली अंदर जा सकता है। सिमिलरली एंटीजन आपकी स्किन के भीतर जाते हैं और अंदर जाके आपके नर्व एंडिंग को इरिटेट करते हैं और आपको अब खुजली होती है। कभी कभी ये ब्लड सप्लाई में भी जाते हैं, सो दैट आपके सर्कुलेशन में भी अब एंटीजन है, आपके बॉडी में सब जगह खुजली होगी। ये एक रफली मैंने बताया कि आप समझ पाओ। नो दैट्स वंडरफुल। हाँ, तो अब एक्जिमा लोग कहते हैं पिछले साल भी हो गया था, फिर ठीक हो गया, दवाई की है, अगले साल भी हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ एक्जिमा की नहीं है, प्रॉब्लम आपके हैबिट की है। आपको डॉक्टर ने बोला था हमेशा मॉइस्चराइज करो, क्योंकि स्किन आपकी ज़्यादा ड्राई है, तो 7-8 बार करो, कम से कम 2 बार तो ज़रूर करो, एक सुबह नहा के, एक रात में सोने से पहले बदन गीला करके। साबुन हल्का यूज़ करो, एकदम माइल्ड मॉइस्चराइजिंग या ग्लिसरीन बेस का करो, और 3 मिनट के भीतर मॉइस्चराइजर लगाओ। पानी का कंटेंट अच्छा रखो, लाइक डाइट अच्छी होनी चाहिए, बादाम अखरोट खाओ, ओमेगा 3 रिच डाइट लो, घी खाओ, स्किन अच्छी रहेगी। और कॉटन कपड़े पहनो या बहुत सिंथेटिक नहीं पहनो, एलर्जिक पोटेंशियल के क्लोथ्स या जूते नहीं पहनो अगर पैर में प्रॉब्लम है, और ये लाइफ लॉन्ग करो, आपको एक्जिमा कभी नहीं होगी। ये स्किन प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं ना कि वंस अ स्किन पेशेंट इज ऑलवेज अ स्किन पेशेंट, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्किन। वो स्किन पेशेंट बना ही गलत हैबिट की वजह से है एक्चुअली। और वो गलत हैबिट नहीं कभी नहीं टूटती है, कभी नहीं टूटती, बहुत बारी ऐसा होता है। ऐसे ही बहुत सारी डिजीजेस होती है, जैसे विटिलाइगो या सोरियासिस भी, वो भी यूजुअली स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं। अगर आप बहुत दूसरों का सुन रहे हो और लोग आपको बहुत टोका टोकी कर रहे हैं, इंडियन सिनेरियो में बहुत करते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि इंडियन सिनेरियो में, ऑफ कोर्स वर्ल्ड में भी करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड अब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम
एक्टिवेट होता है एंड हम्म। कलर आपके कम होने लगते हैं, या हाँ। फिर आपका सोरियाटिक लीजन बढ़ता है। कुछ ओके। एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कुछ हम्म। डाइटरी, कुछ हम्म। लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। हम्म। आपने स्ट्रेस पे कंट्रोल किया या मॉडिफाई कर पाए या लाइफस्टाइल में हॉबीज रखे, हम्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारी हाँ। लाइफस्टाइल में एक्चुअली हमको कभी बचपन से नहीं सिखाया गया है कि हॉबीज़ क्यों रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? हॉबीज़ इसलिए रखनी चाहिए कि जब भी हम लाइफ में डिप्रेस्ड हो ना, हम्म। हम ऐसा कुछ कर रहे हो जो हमको पसंद आता हो करना। डिप्रेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ एक्सप्रेशन, हम्म। और हॉबीज़ जो होती हैं वो एक्सप्रेस करने की चीज़ें होती हैं। जैसे हम गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं या बागवानी करते हैं। ये चीज़ें हमको ना मूड एलिवेटर्स की तरह काम करती हैं। बट हमको हमेशा कहे पढ़ो 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 पढ़ो, करियर पे ध्यान दो, हॉबीज़ छूट जाती है। और स्कूल में भी कभी नहीं सिखाया जाता है कि पेंटिंग क्यों तुमको सिखाया जा रहा है, आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं। उनको सिखाना चाहिए कि बच्चे, तुम जब लाइफ में एकदम लो फील करो और तुमको समझ नहीं आए कि तुम क्या करो, तो कलर उठाना और पेंटिंग करना, अब आपको अच्छा फील होगा एंड आप अपने उस लो लेवल ऑफ फीलिंग से ऊपर आओगे। लाइफ सिर्फ एक तरफ नहीं चलती, हर तरफ चलती है। तो वी नीड टू लाइक इवॉल्व आवरसेल्फ कि हम कैसे खुद को ऊपर कर पाए। आई वुड से मैम, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ यू आर ग्रेट साइकोलॉजिकल काउंसलर आल्सो। I think I am a emo dermatologist. Emo Okay. dermatologists are बड़े नए-नए dermatologists which terms have सीखने a को मिल रहे हैं। emotional quotient. ईमो डर्मेटोलॉजिस्ट, जी, या? it's a new term जो emo dermatologist कहलाता है, जो कि एक्चुअली बॉडी को वैसे पढ़ते हैं जैसे सिर्फ साइंस नहीं पढ़ता, एज अ Okay. इमोशनल पार्ट भी पढ़ता है। और इमोशनल क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं आपके किसी भी चीज़ के लिए। आपके बॉडी में बाल कितने होंगे, सर पे कितने होंगे, चेहरा कैसा दिखेगा, आंखें धसी रहेंगी कि बाहर रहेंगी, वो सब Okay. मैटर करेगा आप क्या सोच रहे हो। ओके, दैट मीन्स यू कैन रीड समवन ना, उनके स्किन से। ऑलमोस्ट, Almost. लगभग। एंड दैट्स वेरी बैड थिंग बिकॉज आप सब पढ़ पाते हो। हाँ, या सब समझ में आ जाता। दैट्स गुड। मैम, आपने इस थोड़ी देर पहले कहा था जैसे आईटी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप उनमें नोटिस करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हो बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम वो आईटी, अगर हम देखें कौन से ऐसा प्रोफेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा ये स्किन प्रॉब्लम लेकर आपके पास पहुंचते हैं? देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी वालों हाँ, को हाँ, हाँ। प्रॉब्लम होती है, बट आईटी में भी आपका लाइट एक्सपोजर होता है। मेरा कहना है कि जिनके पिगमेंटेशन है और आईटी में है और रात में काम कर रहे हैं, तो वो रात में सनस्क्रीन लगाएंगे। ओके। कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा, हर दे की हैव टू स्किन अप्लाई, जेनेटिक होती है। रात में भी उनको सनस्क्रीन लगाना लगा के चाहिए लगाना अगर वो चाहिए। मेरे पास कंसर्न पिगमेंटेशन लेके आए हैं। ओके। बट अगर उनका कंसर्न पिगमेंटेशन नहीं है ना, हम्म। देखिए आप कोई चीज़ तभी ट्रीट करते हो जब वो आपको कंसर्न रखती है। स्किन में कंसर्न क्या है? Yeah. मान लीजिए मुझे अपना रंग पसंद है, तो मुझे नहीं गोरा होना, या ट्रू। तो मैं सनस्क्रीन लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा यही रंग रहे, इससे डार्क नहीं हो, तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। बट अगर मेरी स्किन में टेंडेंसी है पैचेस बनने की, तो मैं पक्का सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पैचेस नहीं चाहिए। तो आपको आपकी स्किन कैसे चाहिए उस पर डिपेंड करेगा आपका स्किन केयर रूटीन। अगर कोई इंसान हैप्पी है अपनी स्किन से, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बट अगर वो थोड़ा भी डिससेटिस्फाइड है और उसको अगर वो इम्प्रोवाइज करना चाहता है, ट्रीटमेंट तभी आते हैं। Okay. सबके लिए ज़बरदस्ती नहीं आते हैं। आपका कंसर्न है, हम सॉल्व करेंगे। आपको कंसर्न नहीं है, हम उसको कुछ नहीं कर रहे। आपको बस बताया जाएगा कि करना चाहिए थोड़ा सा फोटो प्रोटेक्शन, ताकि 50 साल 60 साल की उम्र में कम प्रॉब्लम हो। आप ऑस्ट्रेलिया रहे ना मैम? मैं ऑस्ट्रेलिया रही नहीं हूँ। बेसिकली कोर्सेज जो होते हैं ना, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होते हैं। ओके। तो उस टाइप से होता क्योंकि है। मैंने कहीं देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में लाइक व्हेन वी गो फॉर द बुफे, कोई लंच वगैरह में भी जाते हैं, तो वहाँ पर सनस्क्रीन रखा रहता है। लाइक दे आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट एक्चुअली दैट। वो आप कहाँ रह रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। अब आप ये सोचो, यूरोपियन कंट्रीज तो सन बाथ लेते हैं, हाँ। बट हम तो बीच पे जाएंगे तो सनस्क्रीन लगाएंगे। यस। सूरज को कैसे अवॉइड करे हो जाता है हमारे पास। देखिए सनस्क्रीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, हम्म। पहले नहीं था, अभी है। उसका मेजर कारण है कि हमने जो पेड़ काटे हैं ना, तो पेड़ तो हमको धूप से बचा रहे थे, बट हमने तो सब काट दिए, बिल्डिंग बना दी, तो अब तो हम डायरेक्ट एक्सपोज्ड हैं। पहले तो पेड़ की छांव में रहते थे, हमको सनस्क्रीन की जरूरत ही नहीं होती थी। तो अगर आपको लगता है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत हेक्टिक है, क्यों इतनी बार बार लगाए, आप प्लीज पेड़ लगाओ, आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमो डर्मेटोलॉजिस्ट, नाउ इको डर्मेटोलॉजिस्ट।
न्यू टर्म फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. कूल. मैम थोड़े से स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग बात करते हैं, लाइक हेयर. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर शाइनी नहीं है. लाइक क्या मतलब व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग रीजन, और इसके क्या एक जनरल गाइडेंस होनी चाहिए किसी को अपने हेयर को हेल्दी मेंटेन अगर करना है. आपको लगता है ना कि आपके बाल ना शाइनी नहीं है, फ्रिजी हैं, दो मुँहे हो रहे हैं और टूट रहे हैं, इसका मतलब है आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है. ओमेगा 3, ओमेगा 6 या ओमेगा 9 नहीं है, मतलब इसेंशियल फैटी एसिड जो चाहिए. अब वो कहाँ से होगा? सबसे आसान सोर्स ओमेगा 3, ओमेगा 9 घी में होता है. सबसे पहले लोग घी बंद कर देते हैं. तो सबसे पहले तो आप घी खाइए, रोटी में डालिए, चावल में डालिए, दाल में डालिए, ज़रूर खाइए. ज़रूरी है. और आपके सेक्सुअल फंक्शन के लिए, लाइक हार्मोनल फंक्शन के लिए भी, विटामिन डी के बनने के लिए भी, सब के लिए घी तो चाहिए ही. तो ज़रूर खाइए, एंड थोड़ी मात्रा में, एंड साथ में एक्टिविटी रखिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ घी खाइए और बैठे रहिए. वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करिए. दूसरे बादाम अखरोट खाइए. फ्लैक्सीड यानी अलसी का बीज जो होता है, या मेलन सीड्स, ये ज़रूर खाइए. सब्जा के सीड होते हैं जो कुल्फ़ी के ऊपर ब्लैक दाने मिलते हैं, वो सब्जा के सीड होते हैं, उसमें भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 अच्छा होता है. और ये ना हार्ट के लिए अच्छा होता है. जितना एसेंशियल फैटी एसिड आप लोगे ना, उतना आपके बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है. ओके. तो ये आपका एक न्यूट्रिशन पार्ट वहाँ से दे देगा. नेचुरल बाल अगर मजबूत नहीं है तो भी वो बड़े अजीब फ्रिजी से दिखते हैं. तो ज़रूरी होता है कि आपका आयरन रिच हो, प्रोटीन रिच डाइट हो. तो हर कुछ मिला जुला के खाना होता है. बादाम अखरोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, चीज़ें ना आपको मिलती खाने पीने से ही है. लाइक जो भी हम नेचुरली खाते हैं वही बॉडी में अब्जॉर्ब होगा और वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. हर चीज़ का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा होगा तो बहुत अच्छे बाल रहेंगे. एंड ऑफ कोर्स कुछ केसेस में जीन्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अफ्रीकन पीपल के कर्ली ही बाल होंगे, तो वो उनके जेनेटिक है कि उनका कैसा बाल रहेगा. जिनके स्ट्रेट रहेंगे उनके सिल्की दिखेंगे, कुछ के नहीं दिखेंगे. तो कंडीशनिंग इम्पॉर्टेंट है. नेचुरल कंडीशनर में आपका घी आता है. आपके दो मुँहे बाल हैं, आप टिप पे घी लगाओ, आपके दो मुँहे बाल कम बनेंगे. अच्छा, ऊपर से अप्लाई करने से. हाँ, अगर आपके लंबे बाल हैं, बिकॉज देखो दो मुँहे बाल ना लड़कियों के ही ज़्यादा होते हैं. लड़के तो छोटे छोटे रखते हैं, हर 15 दिन में बाल कट जाते हैं, तो ट्रिमिंग हो जाती है और न्यू हेयर्स होते हैं. बट यूजुअली फीमेल्स के क्या होता है, न्यू हेयर यहाँ होता है, फिर थोड़ा ओल्ड हेयर होता है, और नीचे वाला सबसे ओल्ड हेयर होता है. तो जितना ओल्ड होगा उतना डैमेज होगा. उसको मॉइस्चराइज करके रखना है. तो ऑयलिंग अगर करना है तो नीचे करना है, स्कैल्प में नहीं ज़रूरत पड़ती है. ऑयल यहाँ बनता है, और सेबॉरिक स्किन में तो ऑयल हम मना ही कर देते हैं. एंड आप चाहो तो कंडीशनिंग के लिए घी यूज़ कर सकते हो ओवरनाइट लगा के, एंड वो स्प्लिट एंड बनना बंद कर देंगे. बट अगर बन चुके हैं तो पहले तो ट्रिम ही करोगे. बट चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि लगाने से ठीक हो रही हैं, तो मान के चलिए कि खाने से उससे ज़्यादा ठीक होंगी. व्हाट अबाउट डैंड्रफ में? डैंड्रफ इज साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. ओके. कहीं पे इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो डेड स्किन सूज के, लाइक डेड हो रही है, स्किन इन्फ्लेम्ड हो रही है और वो डेड होके निकल रही है. अब वो या तो इरिटेशन की वजह से हो सकता है, लाइक पसीना का बहुत गंदगी है, या फिर बहुत तेल लगा रहे हैं तो इरिटेट होके निकल रही है, या फिर कभी कभी फंगल के कारण निकलती है. पिट्रोस्पोरम ओवेल एक तरह का फंगल स्पोर होता है जो कि आपको डैंड्रफ कराता है. दोनों ही केसेस में बाल को साफ रखिए, बाल गंदे मत रखिए. और आजकल तो जो ट्रेंड है, सभी जिम जा रहे हैं, तो प्लीज़ जिम से आने के बाद बाल ज़रूर धोइए. बहुत हल्के शैम्पू से धोइए ताकि स्कैल्प क्लीन रहे. एक कंसर्न है कि लाइक रोज शैम्पू अप्लाई करने से हेयर खराब हो जाएंगे. देखिए, रोज शैम्पू में मैटर ये करता है ना कि ये बहुत पुराना मिथ है. पहले के शैम्पू में बहुत तरह के डिटर्जेंट मटेरियल रहते हैं. आजकल डेली केयर शैम्पूज आते हैं या माइल्ड शैम्पूज आते हैं. दूसरे आपको शैम्पू लगा के घंटों नहीं रखना. आप लगाओ, स्कैल्प क्लीन करो और धो दो. पानी अच्छा आना चाहिए. लाइक पानी भी हार्श होता है तो कभी कभी बाल बहुत रूखे बेजान से हो जाते हैं, तो पानी का भी बहुत मैटर करता है. क्लेंजिंग हार्डली टेक्स 30 सेकेंड स्कैल्प धोने के लिए. स्कैल्प जरूर क्लीन होना चाहिए, है ना. आप बाल में पूरे शैम्पू लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर लंबे बाल हैं तो, पर आप स्कैल्प को जरूर क्लीन करो. कुछ ऐसे भी मैंने कुछ वीडियोस देखे जो हर एक प्रॉब्लम को गट हेल्थ से रिलेट किया जाता है. सो डैंड्रफ भी इस तरीके का कुछ है सिग्नल? देखिए, गट
कहते हैं ना जितना ब्रेन नहीं काम करता उससे ज़्यादा गट काम करता है। तो जो मेन ब्रेन होता है या like आपने body अपने का, एक्सपीरियंस में कुछ देखा हो बहुत जो कुछ बहुत कुछ। आप देखो आप जो भी खा रहे हो, जो भी अब्जॉर्ब कर रहे हो, सब मैटर करता है गट से। हम्म आपका बेसिक इम्यूनिटी पे गट है। हम्म पहला तो स्किन है, बाहर से हम्म, एक्सटर्नल, हम्म, बट जो आप अंदर इंजेस्ट कर रहे हो तो वो हम्म, आपके गट्स के थ्रू होता है। अगर आपके गट में गुड बैक्टीरियाज हैं तो हम्म, आपका गट का हेल्थ अच्छा होगा। और हम्म, वो गुड बैक्टीरियाज कैसे आएंगे? दही खाएंगे हम्म, तो, हम्म, या फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो। हम्म, अब क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में जो बोराबासी होता है, हम्म, बोरेबासी, हम्म, दैट इज़ वेरी गुड। ओके क्यों? क्योंकि आप वो बासी जो खाना खाते हो, बासी जो कि स्टेल नहीं है, लाइक खराब नहीं हुआ है एंड सिर्फ कुछ घंटे उसको बाहर रहा आई है। मीन अगर बाहर के ऑडियंस देखेंगे तो उनको लगेगा ये बासी खाना, आई मीन वो हाँ, फूड तो को ही बासी बोला नहीं, जाता फूड है। मतलब बासी मतलब या तो हम्म, रात में हम्म, बनाया, ढक के रखा, सुबह खाया, सुबह बनाया तो दोपहर के बाद खाया। दिस इज ऑल फर्मेंटेशन, इट्स अ यस नेचुरल टेक्निक ऑफ फर्मेंटेशन एंड यस दैट गिव्स अ प्रोबायोटिक या सोर्सेज। आपके पेट में गुड बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? वो खुद ग्रो कर रहे हैं। अभी क्या होता है, सर दर्द हुआ, सर्दी हुआ, खांसी कुछ भी हुआ, बगल से गए दवाई की दुकान से एक एंटीबायोटिक खाया, खा लिया। और लोग थोड़े समझदार हुए हैं तो एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। बट आप ये सोचो, एंटीबायोटिक को नहीं पता बैक्टीरिया कहाँ का मारना है, वो सब जगह का मारेगा। तो सबसे पहले आपके गट फ्लोरा का मारेगा। अब आपने बी कॉम्प्लेक्स खाया 5 दिन, तो आपको लगा मैंने तो कंप्लीट कर लिया, जो भी मेरा बी कॉम्प्लेक्स घट रहा है वो हो गया। नहीं, आपने तो पूरी पूरी की पूरी उसकी जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की ख़त्म कर दी। अब वो तो आप अगले 2-3 महीने के लिए डेफिशिएंट हो गए। जब तक आपकी डाइट से वापस आएगा नहीं, गट फ्लोरा अच्छा नहीं होगा। उसमें भी देखना होगा कि आपको हेल्दी बैक्टीरियाज ही चाहिए। बेस्ट होता है दही, या फिर विनेगर की चीज़ें जैसे सिरका वाला प्याज हो गया, या जो भी हम खाते हैं, या पिकल्ड अच्छा अचार जो पहले के लोग बनाते थे ना, वो फर्मेंटेशन के बाद ही बनता था। अच्छा दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। इवन इडली, हाँ that is also भटूरे, fermented. ढोकले, these are Yeah, fermented food. you are giving us reason to eat all this. So fermented food is very important. So probiotic होना चाहिए बॉडी में। कहाँ से आएगा? जैसे हम खमीर डालते हैं, खमीर, बट हमको ये भी ध्यान देना कि वो मर नहीं जाए। तो दही में अगर बहुत ज़्यादा चीनी डाल दो, बहुत ज़्यादा नमक डाल दो तो मर भी जाता है। सो सही बात है। एटलीस्ट थोड़ा कम डालो। जो प्रोबायोटिक दही वगैरह आते हैं प्रोबायोटिक ही होता है, दही है ना? हमेशा प्रोबायोटिक होता है। वो सेल उसी तरीके से उन लोग करते हैं देखिए क्या होता है ना, कि जब आपको अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं पता होती ना, तो दूसरे उसको पैकेट में डाल के आपको बेच देते हैं। That's ये so- वैसा है कि आपके घर के गड़े खजाने कोई निकाल रहा है और उसको छोटे छोटे पैकेट में बना के आपको बस दे रहा है, और आपको नहीं पता कि ये खजाना आप ही का था। सही बात है मैम। सेकंड थिंग जो ऑलमोस्ट मेरी टीनेज पूरा खराब किया है, यू कैन गेस, इट्स ऑल अबाउट Acne. पिंपल्स एंड एक्ने। पहली बात, अगर किसी को ना ही हो, लाइक लेट अस डिवाइडेड इन 2 स्टेज। 1, अगर वो जो एडोलेसेंट है, क्या उसको होगा ही होगा? अगर वो फिर अगर कुछ रूटीन फॉलो कर ले तो क्या कैन ही प्रिवेंट इट, ही और शी? देखिए एक्ने टू सम पीपल होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। तो कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, Okay. तो नहीं भी होता है टीनेज में, या हार्डली एक आध पिंपल होगा। क्योंकि एक्ने जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करता है। ओके एक तो आपका डाइट कैसा है, हार्मोन्स कैसे चल रहे हैं, स्किन क्वालिटी कैसी है ना, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, ये तो एक बेसिक हो गया। इसके अलावा आपका स्कैल्प कैसा है, ये भी, क्योंकि फंगल फॉलिकुलाइटिस या सेबोरिक एक्ने फंगल एक्ने होते हैं। दूसरे, आजकल की जो डाइट है वो इतनी ख़राब है, या हम हेल्दी फूड नहीं खाते, तो हमारा स्किन का बैरियर फंक्शन अच्छा नहीं है, हमारा स्ट्रेस लेवल ऊपर रहता है, हम रात भर जगते हैं। तो लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रही है, हम मोर प्रोन टू एक्ने हो ही रहे हैं। और अब तो जो कॉस्मेटिक्स वो ऑनलाइन खरीदते हैं, इंस्टाग्राम से खरीदते हैं, फेसबुक से खरीदते हैं, वो कुछ भी, और सेल भी बहुत हो रहे हैं, बिकॉज दे नो कि वो कहाँ पे वीक पॉइंट है, वो उसको सेल करते हैं। तो पीपल आर लाइक ये भी यूज़ करे, वो भी यूज़ करे, और आप देखना हर 6 महीने में एक कंपनी आएगी जिसका बहुत सेल होगा, उसके खूब एड्स रन होंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरी कंपनी आएगी, एंड हर पेशेंट वैसे ही वो कर रहा होता है। तो अभी किसी का चल रहा है, 6 महीने पहले किसी और कंपनी का था, तो सभी कर रहे थे। तो आपने नहीं जाना आपकी स्किन कैसी है, और आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और सिर्फ प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। देखिए, फार्मा प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का 2 सबसे मेजर जो डिफरेंस है, जो हमारे KDT
फार्मा की बुक में लिखा था कि जो फार्मा की मेडिसिन होती है उस पे जो लिखा रहता है उसको वो मीन करना है कि वो जो लिखा है वो सही है, अच्छा बट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं भी मीन कर सकते हैं जो वो लिखते हैं। अच्छा पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खुद से आप लोगे तो अगर वो नॉन कॉमेडोजेनिक लिख भी रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मीन भी करेंगे। अच्छा तो ये भी बड़ा रिस्क होता है कि जब तक कि वो बहुत अच्छी कंपनी के नहीं है कि लाइक वो एनी रिलायबल है। एग्जांपल मैम, जैसा कुछ लिखा हो एंड दे आर नॉट मीनिंग इट लाइक दिस? और अब जैसे होता है ना सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। हाँ 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 अभी एक कंपनी है बहुत फेमस है, उसका सनस्क्रीन तरह तरह का आता है एंड उस पर लिखा रहता है नॉन कॉमेडोजेनिक ये वो, बट उसको लगाने के बाद पिंपल होने ही होने हैं अच्छा एंड इट्स वेरी फेमस। अब नाम नहीं लूंगी मैं ऐसे तो फिर तो, ऑब्वियसली बट हर कोई लगा रहा होता है। तो क्या होता है ना, देखो आपको लग रहा है कि वो आपकी स्किन के लिए, बट 140 करोड़ पब्लिक के लिए उसने बनाया है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि 10 लाख लोग को अगर स्किन खराब हो जाती है तो, बट आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आपकी स्किन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा जज करो और हर चीज़ मत ट्राई करो। कुछ भी ट्रेंडिंग है तो हर ट्रेंडिंग चीज़ आपके लिए बनी है ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड से पहले पैदा हुए हो और भगवान जी ने उस वक्त क्या सोच के आपको कोड किया है, कोडिंग आपकी कैसी है वो उस ट्रेंड पे नहीं जाएगी, हो सकता है। तो आप सिंपल रहो। ओके अगर किसी की जेनेटिक्स है ऑफ दिस एक्नी वगैरह का और अब वो एडोलेसेंस में आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं बट ये एडोलेसेंट टाइम में ही सबसे ज़्यादा क्यों दिखता है? जस्ट हार्मोनल चेंज, अगर हार्मोन तो एक फैक्टर होगा ही, बट क्या दूसरे फैक्टर्स भी उस समय कंबाइन कर जाते हैं क्या? देखिए क्या होता है ना, टीनेज में ना हमारा गोनाड्स काम करना शुरू करता है तो हार्मोन एक फैक्टर आते हैं, तो वहाँ पे ना सेक्स हार्मोन्स काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और सीबम एक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, यही वो फेज है जब आपके 10th आएंगे 12th आएंगे, कंपटीशन आएगा, मतलब आपका खुद का स्ट्रेस लेवल बड़ा होगा। दूसरा, इमोशनली आप क्या होगे, आप ना तो बच्चे हो ना बड़े हो। आप घर में बदमाशी करोगे आपको बोला जाएगा बड़े हो गए हो अभी तक यही सब करते हो, और अगर आप बड़े को सजेस्ट करोगे तो कहेंगे बच्चे हो बीच में क्यों बोलते हो। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि वो बड़ा है या छोटा, तो वो उसके लिए वो बड़ा इमोशन मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है जहाँ पे वो इमोशनली डेवलप हो रहा है बट नहीं हो पा रहा, तो उसका कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा। दूसरे, क्योंकि गोनाड्स मैच्योर हो रहे हैं तो हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, स्टेबल नहीं होता तो ऊपर नीचे होता है। तीसरे, लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होती है, डाइट थोड़ी गड़बड़ होती है, और ऑफ कोर्स शुरू के 10 साल बहुत चीज़ें आपने शुरू के 10 साल भी क्या खाया पिया वो भी मैटर करेगा कि आप 12-15 में कैसे दिखने वाले हो, है ना। कभी कभी आप देखना बहुत की स्किन बहुत अच्छी होती है क्योंकि बचपन से अच्छा खाना खाया है। अच्छा खाना मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं, घर का दाल चावल सब्जी रोटी सलाद दही, ये बाहर की चीज़ें कम, मैदे की चीज़ें कम, चीनी कम, जूस नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक कम पी। तो जो लोग ये सब चीज़ें कम करते हैं या बाहर का कम खाते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम कम होगी। बट अगर आपका ट्रांस फैट बढ़ा हुआ है, आप मैदे की चीज़ें खा रहे हो, रिफाइंड शुगर ज़्यादा है, आपको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। फिर अगर आप स्कैल्प भी नहीं क्लीन करते हो, आप इमोशनली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हो, गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ करते हो, वो भी बहुत मैटर करेगा। एंड ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स। और अगर किसी को हो ही गया, सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन अप्रोच दे शुड फॉलो? फर्स्ट यू शुड नो कि अगर आपको एक्ने हो रहा है तो बेसिक उसका काम है, देखिए हमारी स्किन में ना ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उसका एक ही काम होता है आपके स्किन के ऊपर एक ऑयल का लेयर रखना ताकि आपके स्किन से नेचुरल वाटर नहीं लूज हो, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में हवा गर्म होगी तो आपका पानी उड़ता जाएगा और आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। आपके डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए स्किन में ऊपर से एक लेयर बन जाती है जो कि ऑयल ग्लैंड बनाती है, जिससे आपका नेचुरल वाटर लॉस कम हो ताकि आप डिहाइड्रेट नहीं करो और आपका टेम्परेचर मेंटेन हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ थर्मोस्टैट, है ना। स्किन का टेम्परेचर मेंटेन होना स्वेटिंग से होगा, दूसरा इवेपोरेट नहीं होने देगा। दूसरे, अगर आपने अपनी स्किन को बहुत ड्राई रखा है, बार बार चेहरा धो रहे हो या एकदम ड्राई रखते हो, आपकी बॉडी को हर वक्त सिग्नल जा रहा है कि स्किन ड्राई है और मॉइस्चराइज करो, स्किन ड्राई है मॉइस्चराइज करो, वाटर बहुत उड़ रहा है, वो ऑयल बनाएगा और सरफेस पे एक लेयर डालेगा। अब अगर आपके पोर्स क्लॉग्ड नहीं है यानी बंद नहीं है किसी भी कारण से, धूल मिट्टी या थिक ऑयल सीबम की वजह से, तो वो नेचुरली स्किन पे आएगा, एक ऑयल लेयर बनाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से, इन्फेक्शन से, धूल से, मिट्टी से, डस्ट से, पार्टिकल से, कुछ से भी
वो ज़्यादा क्लॉग्ड है और ऑयल सरफेस पे नहीं आ रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा ग्लैंड्स के बीच में। अब आप उसको छूते रहोगे, फोड़ते रहोगे, तो अब आप उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करोगे, अब आपको वो रेड बम्पी होगा। अब कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर एक्ने है तो चेहरा बार बार धो, चेहरे पे तेल नहीं लगाओ, है ना। और डाइट का तो कोई रोल ही नहीं करते लोग कि मीठा कम खाओ, चलो फिरो दौड़ो भागो, है ना। तो ये सब नहीं करते, बाल गंदे मत रखो, ये सब भी नहीं बताते। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिल गए ना, आपके बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, सबसे पहले आप अपना फेस वॉश हल्का रखो। कभी भी फेस वॉश 15 सेकंड से 30 सेकंड के ऊपर का मत रखो। दिन में 2 बार चेहरा धोना बहुत हुआ, बहुत गंदगी हो गई है या मतलब बाहर से घूम के आए हो या कॉलेज से आए हो और डस्ट है, तो आप तीसरा बार 1-2 बार धो लो। तुरंत से मॉइस्चराइज करो। सबसे बेस्ट जो मॉइस्चराइज़र होता है एक्ने प्रोन स्किन का, हाइलुरोनिक एसिड होता है। मार्केट में बहुत सिंपल कंपनीज आती हैं जो हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र बनाती हैं, आप प्लीज़ उसको लगाओ। जितनी बार हाइड्रेट करके रखोगे, स्किन को सिग्नल नहीं जाएगा कि वो बहुत ड्राई है, वो ऑयल नहीं बनाएगा। मैं टीनेज में था और जब मैं इस पिंपल के इश्यूज से जा रहा था, आई यूज टू वॉश अ लॉट, क्योंकि उस समय मैं ऐसा पढ़ता था, इंटरनेट तो होते नहीं थे, वी यूज टू रीड मैगजीन्स एंड ऑल, कि साफ रखो साफ रखो। तो ये जो अभी आपने बताया कि उतना ज़्यादा वॉश करना भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, सो दिस इज द न्यू थिंग एक्चुअली माय थीसिस इन पीजी वाज एक्ने। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब भी ओवरडू करते हैं किसी चीज़ को तभी कोई चीज़ खराब करते हैं। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ में। और ना हम लोग आपस में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हम आपस में कुछ दोस्त जो हैं जो इस प्रॉब्लम से जा रहे थे, वही हम एक दूसरे को ना होम रेमेडीज या होम रेमेडीज या कुछ क्रीम हमने अगर कहीं फार्मा मेडिकल शॉप में ले लिया, उस समय तो ज़्यादा इवोल्व भी नहीं थी चीज़ें। हाँ, बट वेटनोवेट तो उस वक्त भी था, कॉर्डिडम फोर्डम, और उससे स्किन लगाने से तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन परमानेंटली डैमेज। मैम, जिस सोसाइटीज़ को हम बिलोंग करते हैं या फिर जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस समय डॉक्टर के पास जाना मतलब एक एक्सट्रीम कुछ केस हो गया है, तभी डॉक्टर के पास जाना वाला केस था वो। देखिए, मैंने जैसा कहा कि लोग ना सीरियसली हेल्थ को लेते ही नहीं हैं। फ़ोन ख़राब होगा, स्क्रीन पे ब्लू लाइन आ गई, तुरंत से जाएंगे सर्विस सेंटर, उसमें 250 रुपये लगाएंगे भी 2 मिनट के काम के लिए। बट आप ये सोचो, जो अनमोल बॉडी है अपनी, उसको ठीक करने के लिए वो किसी से भी सजेशन ले लेंगे। ये वही चीज़ है कि आपके पैसे आपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। आप राह चलते एक इंसान से पूछते हो और बोलता है अरे इसमें डाल दो, और आप डाल देते हो, नहीं डालते ना। जो चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी रखी जाती है। आप उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो, इन्वेस्टर को ढूंढते हो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ये है, ये सही सजेशन देगा, उसमें भी 100 बारी सोचोगे। तो हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होता है। इंसान हेल्थ को इम्पॉर्टेंस नहीं देता, इसीलिए उसको चीज़ें महंगी लगती हैं। वरना इंडिया में फॉरेन के लोग आके इलाज इसलिए नहीं कराते कि यहाँ महंगी है, यहाँ सस्ती और बहुत बेहतरीन है, और जितनी आसानी से यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है और तुरंत से, वो तो कहीं नहीं। आज के दिन में भी मेरे क्लिनिक में वेटिंग नहीं होता, अपॉइंटमेंट्स होती हैं। फिर भी लोग गेट से घुसते और कहते डॉक्टर मिल जाएंगे अभी, तो वो बोलेंगे हाँ सर 2 मिनट बैठ जाइए। नहीं मुझे अभी दिखाना है, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। मतलब लिटरली मुझे मन करता भैया तुम चले जाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए तुम ही सीरियस नहीं हो, तुम चले जाओ। बिकॉज अगर तुम 2 मिनट बैठ नहीं सकते रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको सीधे डॉक्टर के चैम्बर में जाना है, तो भैया तुम गलत जगह हो। बिकॉज लोग महीनों वेट करते हैं यूएस में डॉक्टर को दिखाने के लिए। यस मैम, वहाँ तो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, इसलिए अहमियत नहीं है। जिस दिन मिलनी बंद हो जाएंगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी अनमोल थी जब हमने वैल्यू नहीं करी। अभी जिस चीज़ को वो महंगा बोलते हैं या ट्रीटमेंट्स को महंगा बोलते हैं, बिल्कुल भी महंगी नहीं होती हैं। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप सोचो क्या ये ज़रूरत है? अगर है तो आपके लिए आसान है। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत खर्चा है, तो ठीक है, तो फिर मत करो। देन वो कंसर्न भी आपको नहीं करना चाहिए कि मेरा चेहरा खराब दिख रहा है। इट्स नॉट कि चीपर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, दवाइयों से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट वो समय लेती हैं, और आप समय भी नहीं दोगे, करना भी नहीं चाहोगे, ब्लेम करोगे कि बहुत महंगी है। नहीं, कोई चीज़ नहीं, कम पैसे में हो जाए। ये भी देखो, आम का पेड़ रोपोगे गुठली से तो वेट तो करोगे आम खाने का। अब पौधे को तो नहीं बोलोगे कि अरे तुम तो 10 साल ले रहे हो, बड़े होगे तब आम खाएंगे। चीज़ें शुरू से होती हैं, आप लेट से नहीं कर सकते। लाइक एवरीथिंग टेक्स टाइम। चीज़ें अगर खराब सालों में हुई हैं तो ठीक तो महीनों में ही होंगी। वेरी ट्रू मैम।
मैम रेटिनॉल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जी। पढ़ते हैं, तो व्हाट इज़ एक्चुअली रेटिनॉल? और कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि लाइक वीमेन के लिए काफ़ी डेंजरस है, कुछ है, व्हाट इज़ लाइक हाँ, दैट? रेटिनॉल जो होता है ना वो विटामिन ए एनालॉग होता है। ओके। उसका बेसिक काम जो होता है स्किन का टर्नओवर वो बढ़ा देता है, तो हम टॉपिकली लगाते हैं। हम्म। रेटिनॉल के भी बहुत प्रिपरेशन आते हैं जो थोड़े हम्म। माइल्ड होते हैं, हम्म। क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है। टेराटोजेनिक का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी में लगाया जाए तो फीटस को हार्म करता है, ओह, क्योंकि स्किन में कोई भी चीज़ लगाइएगा आपके बॉडी के अंदर वो जा रहा है, हम्म, सर्कुलेशन में वो मिलेगा ही। ओके। तो आप क्या लगा रहे हो आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, हर चीज़ नहीं लगा नहीं, हम सकते। सोचते हैं ये तो सब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं। नहीं, हमारा स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है और हर कुछ अब्जॉर्ब करता है। हम्म। तो जो भी आप स्किन पे लगाओगे ट्रांसक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन होगा ही, सर्कुलेशन में जाएगा ही। ओके। आप बहुत परफ्यूम लगाओगे तो भी आपका गोनाडल फंक्शन कम होएगा, ये भी ओह, है, उसके पे भी कुछ कुछ स्टडीज है। अगर कई लोग अभी तो मुझे नहाते बहुत हैं नहीं पूरा परफ्यूम से। आई नो, बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट करती हैं। हम्म। तो ये वाली स्टडी तो मैंने बस हम्म। कहीं पढ़ी है, अभी मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, बट हम्म। हर चीज़ इफेक्ट करता है। ओके। और सिर्फ चीज़ें आप स्किन से ले रहे हो, नॉस्ट्रल से ले रहे हो, स्मेल में ले रहे हो, तो अब्जॉर्प्शन तो है ही। ओह या। रेटिनॉल्स क्योंकि टेराटोजेनिक होता है तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कोई भी चीज़ बॉडी में अगर अब्जॉर्ब होती है तो उसको एक्सक्रीट होने में भी थोड़ा समय लगता है। तो रेटिनॉल जो होते हैं वो प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले ही रोक दिए जाते हैं। ओके। 3 से 6 महीने पहले रोक दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहता है। हम्म। अब तो ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि आप बिना रेटिनॉल के एंटी एजिंग ले सकते हो ग्रोथ फैक्टर सीरम्स के द्वारा। देखो ट्रीटमेंट इसीलिए आते हैं, अपग्रेडेशन इसीलिए आती है कि किसी चीज़ का अगर साइड इफेक्ट है तो उससे बेहतर कोई चीज़ मिले ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। बट अगर उसके पीछे रिसर्च है, मॉलिक्यूल बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा तो कॉस्ट करेगा। तो वो वही है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जहाँ बढ़ते जाएगा और रिजल्ट डीप सीटेड नहीं आपको मतलब हार्म कर रहे हैं, तो चीज़ें अपग्रेड होंगी तो कॉस्टली होंगी। जैसे आईफोन 13 के बाद 14 महंगा था, 14 के बाद 15 और 16 तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ये फोन हटा दो मैम बार बार आईफोन को। अब मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ। नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड या। इवन मेरे दो स्टाफ के पास आईफोन है। कूल। सो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए सिंपल फ़ोन भी अगर आप सिंपल स्पेस का लेते हो ना, 30,000 का हो गया है। 10,000 का ले रहे हो तो आपकी स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो जब चीज़ें अपग्रेड होती हैं तो वो एक कॉस्ट के अगेंस्ट होती हैं। तो अगर आपकी स्किन अपग्रेड हो रही है, प्रोडक्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं, एक लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट लेंगे। अब आप चाहोगे कि ये सस्ती हो जाए तो द रिजल्ट विल बी मीडियोकर। आपको लगना है इसके जैसा, कियारा आडवाणी जैसा, आलिया भट्ट वाला। मैम लोग तो कोरियन जैसे दिखना चाहते हैं, फ्लॉलेस उसके लिए स्किन। जीन्स भी चाहिए, आप वो भी दिख सकते हो। अच्छा। बट जेनेटिकली ब्लेस्ड हो तो नेचुरली दिख जाओगे, और अगर जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे उस तरीके से दिखाने के लिए। वी कैन अचीव दैट ग्लास स्किन कहा जाता है ना मैम उसको। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे एक पेशेंट के पास बहुत अच्छी स्किन आई है, अच्छा। एंड शी लिटरली हैड वेरी बैड स्किन। मतलब आई वाज द Okay. लास्ट डॉक्टर जो उसकी मम्मी पकड़ के लाई कि बेटा बस लास्ट डॉक्टर, वो बोली नहीं जाना। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किए छत्तीसगढ़ में। आई वाज द लास्ट डॉक्टर। हमने 10 सेशन लेजर टोनिंग किया विथ मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स, वीकली कर रहे थे। एंड 10वें सेशन में शी हैड अ बिल्कुल ना तो पिंपल और स्पॉट्स न के बराबर, गड्ढे तो एक भी नहीं बनने दिए। जब हमने लेजर बंद किया 6 महीने बाद जब वो आई, शी वाज डूइंग हर जॉब इन बैंगलोर, तो जब वो मुझसे मिलने आई, शी लिटरली हैड कोरियन ग्लास लाइक स्किन, कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव्ड, और उसकी स्किन को देख के कोई नहीं बोल सकता था कि 6-8 महीने पहले इसकी स्किन कितनी खराब थी। ओके। तो ऐसा नहीं है, अंडर गाइडेंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एक्सपर्ट लेजर ट्रीटमेंट्स आप अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। लेकिन आपका भरोसा आपके डॉक्टर पे होना चाहिए और आपको फॉलो भी करना है चीज़ें। हर चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती, कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव। लोग फॉलो नहीं करते, उन मेहनत वहाँ लग रही है। कभी कभी तो लोग आते हैं कि डॉक्टर मैं जो करना है कर दीजिए, बट मैं एक ही बार करूँगी। नहीं कर सकते। तब मैं कहती हूँ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, सेशंस लगने वाले हैं, बिकॉज हम धीरे धीरे स्किन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें सालों में ख़राब हुई हैं वो उनको महीने तो लग ही जाएंगे। सबसे फास्ट जो हम ठीक कर सकते हैं आपकी स्किन को एकदम ट्रांसफॉर्म, वो 1 महीना है। अच्छा। बट देन वो उसका कॉस्ट है, बट हम कर सकते हैं क्योंकि फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स आती हैं जो कि हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं जब उनको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो चीज़ें हैं,
आप ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, वो टोटली डिफरेंट है। आप अगर मुझसे सिंपल स्किन केयर रूटीन लेते हो और आप मुझे समय भी देते हो कि नहीं डॉक्टर मैं 2 साल वेट कर लूँगी, मेरे को स्किन धीरे-धीरे ठीक करनी है। डेफ़िनेटली ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से ठीक करके दूँगी मैं, बिकॉज़ ओके। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं इसको हुँ, ठीक कर सकती हूँ वैसे। हुँ। बट आप मुझे समय दो। या आप दोनों तरफ से नहीं कर सकते कि आप ट्यूब तो 100 रुपए की ही लिखो हुँ, और 1 महीने में रिजल्ट दो। हुँ, वो नहीं पॉसिबल है। अगर हम आपको रिजल्ट 1 मंथ में दे रहे हैं तो हमने बहुत टेक्नोलॉजी लगानी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, तब वो स्किन एक बढ़िया से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड उसके लिए जो डिवाइसेस भी आएंगी, जो करेंगे, वो एक डिवाइस 60-60 70-70 लाख की है। हुँ, आप सोचो, आज के दिन में मेरे पास 70 डिवाइस है, हुँ, 70 डिवाइस है, तो मैं उतने रिजल्ट्स दे सकती हूँ। या बट आप उसको लेने के लिए वो कंप्लायंस तो दिखाओ। छोटे छोटे सेशंस करो, महंगी नहीं है ट्रीटमेंट, बट करने आपको रेगुलर हैं। हुँ, आप टाइम से नहीं आओगे, फॉलो नहीं कर रहे, या स्किन केयर घर में जाके नहीं कर रहे, या डाइट ही नहीं ठीक कर रहे हो, हुँ, कैसे ठीक होगा? सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ओवर वर्कआउट से भी काफ़ी, क्योंकि आपने एंटी एजिंग की बिल्कुल। बात किया था, तो एक होता है कि ठीक है वर्कआउट एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे स्किन हेल्दी लगे, बट कई बार कहते हैं कि ओवर वर्कआउट हो जाता है तो उससे भी स्किन में काफ़ी एज टाइप लगता है, और मैंने कुछ रनर्स जी, में मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ मैं। देखिए क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो दो चीज़ें, पहला कि जब हम जिम कर रहे होते हैं हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम वेट लिफ्ट करते हैं और हम ऐसे करते हैं या जितने तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं हम चेहरे में लगाते हैं। तो पहला, जब आप जिम करोगे ना तो आपके फेस के मसल नहीं काम कर रहे हैं मसल उठाने, मतलब वेट उठाने में, तो प्लीज़ मिरर के सामने खड़े रहना और आप बिना चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन दिए करना। आपका फेस पहला तो सटल रहेगा, हिलेगा भी नहीं, यहाँ से नीचे का काम है, गर्दन के मसल कुछ नहीं उठाते। आप सिंपल वेट लिफ्ट करो या जो भी कर रहे हो। दूसरे, कोशिश करो कि स्माइल करके करो ताकि ये लिफ्टेड रहे। ओके। इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा अगर वर्कआउट कर रहे हो ना तो आपका जो फैट होता है फेस का वो मेल्ट डाउन होते जाता है, लाइक डिपोजिशन खत्म होता है, तो आपका फेशियल फीचर थोड़ा मैनली हो जाता है। क्योंकि फीमेल्स के यूजुअली चीक बोन्स होने चाहिए एंड फ्लफी होना चाहिए, तो आपके फैट अगर चले जाते हैं तो फेस का फीचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये दो चीज़ें तो हो गई। तीसरा, आप देखना जो बहुत जिम करते हैं उनके बाल भी बहुत कम होते हैं। अधिकतर ट्रेनर के बाल पीछे। दो कारण, एक तो एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, खाली प्रोटीन ले रहे हैं, बाकी न्यूट्रिशन से उनको मतलब ही नहीं है। अंडा खाओ, वाइट खाओ, काम खत्म। सब्जी कौन खाएगा भाई? एंड प्रोटीन में दाल भी है, एंड आप सिर्फ प्रोटीन से नहीं बने हो, आपको वो सेलेनियम, जिंक, कॉपर सब चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा? सब्जी में मिलेगा, फल में मिलेगा, आप खा ही नहीं रहे हो, है ना? खाली 2 स्कूप प्रोटीन सुबह, 2 स्कूप प्रोटीन शाम में। दूसरे, आप जिम कर रहे हो, पसीना आ रहा है, लेकिन आप शैम्पू नहीं कर रहे हो, आपका स्कैल्प पूरा इन्फ्लेम्ड है, खुजली होगी, दाने होंगे, बाल का जड़ तो कमज़ोर है, बाल तो झड़ ही जाने हैं। सेम फीमेल्स के भी। दिल्ली में मेरी एक पेशेंट थी, खाली जिम करती थी, रोज ब्लो ड्राई करना बाल सुखाने के लिए, एकदम गरम गरम। डॉक्टर, मेरे बाल इतने मोटे थे, अभी इतने भी नहीं बचे। मैं हमेशा बोलती थी, मीजो कर रहे होते थे, गप यही होता था कि मेरे बाल प्लीज ठीक कर दो। मैं कहती थी, अरे तो बाल धो लिया करो ना, कम से कम इतना तो कर लो। नहीं धोना, अरे डॉक्टर वो ना बाल का स्टाइल खराब हो जाता, मैं सैलून में कराती हूँ, जस्ट सो मेनी एक्सक्यूजेस। आप स्कैल्प साफ रखो, आपके बाल अच्छे रहेंगे, वेदर इट्स मेल और फीमेल। ओके। डाइट अच्छी रखो, और हमेशा ध्यान देना कि हम जब भी जिम में काम करते हैं, हम सब जगह के मसल्स का काम एक्सरसाइज करते हैं। सिर्फ 2 जगह के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल होते हैं जिस पे बिल्कुल काम नहीं करते। एक होता है फेस का मसल और दूसरा पेल्विक का मसल, और ये दोनों ही एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करता है। ओके। अगर हम अपने मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो वो अपने जगह पे मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारा स्किन तो लूज होता ही है, फैट अपनी जगह से नीचे जाता है, साथ में मसल भी पतला होता जाता है, ओके। क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं किया। हमने कॉन्सेप्ट सुना होगा फेशियल योगा का, ताकि हाँ, हम facial yoga डिफरेंट सुना एक्सरसाइज करें, बट दैट इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन। ओके। तो फेस के मसल के एक्सरसाइजेस हम नहीं कर रहे होते। सिमिलरली हम पेल्विक मसल के एक्सरसाइजेस नहीं करते, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा ऑर्गन बॉडी में अपनी जगह पे है, नीचे का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो आपका कोलोन है, रेक्टम है, वो सही जगह पे है, क्योंकि आपका पेल्विक मसल नीचे है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद यूजुअली पेल्विक मसल वीक हो जाता है और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की परेशानी आती है, जिसमें एक तो वेजाइनल लूजनिंग होता है बिकॉज इंट्रोइटस बड़ा हो जाता है, दूसरे वो चीखती हैं, खांसती हैं, या कोई भारी सामान उठाती हैं, तो किसी को 1 बूंद और किसी को कभी कभी बहुत ज़्यादा लीकेज होती है, एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हमारा पेल्विक मसल
वीक है। मेल में भी बहुत हैवी डम्बल वम्बल उठाने से बेल्ट तो लगा देते हैं ताकि स्लिप डिस्क नहीं हो, बट पेल्विस के मसल को टाइट करने के लिए तो कुछ भी नहीं करते। पेल्विक मसल इतना इंपॉर्टेंट है कि मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हम पेल्विक मसल को ही स्टिमुलेट करते हैं, बैक के मसल को ही स्टिमुलेट करते हैं, सो दैट ईडी नहीं हो या ईडी के सिम्टम्स कम हो। सिमिलरली पेल्विक मसल को अगर टाइट करते हैं तो फीमेल में वजाइनल ओपनिंग टाइट होती है और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कम होता है। इसी टाइप से देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड टेस्ला फॉर्मर, जिसमें टेस्ला चेयर होता है जो ये दोनों काम करता है, मेल में भी और फीमेल में भी। सिमिलरली वो बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी कर सकता है। अगेन आई हैव अनदर डिवाइस जो कि हमके फेस के मसल को भी स्टिमुलेट करता है, जहाँ पे मान लीजिए अगर आपका फेस के मसल वीक हो रहे हैं तो उसको स्टिमुलेट करके अपनी जगह पे नेचुरली कर सकते हैं, सो दैट आपकी स्किन लिफ्टेड रहे। एंड एज वी नो कि हमारा जो मसल होता है एक तरफ से स्किन से और एक तरफ से बोन से अटैच्ड होता है, तो अगर मसल टाइट होगा तो स्किन भी टाइट रहेगी।